गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। इस शो में आपको कहते हैं खुश आमदीद, इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज बहुत अच्छा हो चुका होगा या हो रहा होगा। मंडे मुबारक, इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू वीक। लेट्स स्टार्ट विद द गुड एनर्जी। बिल्कुल जी। और गुड एनर्जी के लिए गुड कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे लोगों के साथ लगता आपको है नहीं गुड उठना कंपनी बैठना। आपके नाम लग गई है। आई विश Okay. लेकिन मैं जरा लोगों की कंपनी की बात कर रही हूँ Okay. कि जहाँ पर आप जाएं, जिन लोगों से आपने मिलना है, जिनसे आपने बात करनी है, इंटरेक्शन करना है, आपने ये मेक श्योर करना है कि वो लोग पॉजिटिव लोग हो और वो अपनी जिंदगी, आपकी जिंदगी में कोई अच्छा किरदार अदा कर रहे हों, पॉजिटिविटी ला रहे हों, नेगेटिविटी ना ला रहे हों, मायूसी ना फैला रहे हों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मुझे ऐसा लगता है। आपको बिल्कुल ठीक लगता है। सभी कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिसमें आप जब बैठते हैं तो आप एनर्जेटिक होके वहां से निकलते हैं, और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहां से जब आप उठ के जाते हैं तो आप बहुत ड्रेन्ड फील करते हैं। सो वो कंपनी बहुत मैटर करती है जिसमें आपने अपना वक्त गुजारा होता है। The most precious thing you are having and that you can give to somebody is your time. So वो जो वक्त आप दे रहे हैं किसी को, that's the most valuable thing. So बड़ा wisely आप इन्वेस्ट किया करें अपने वक्त को, कि कहाँ पर बैठ रहे हैं, कितनी देर के लिए बैठ रहे हैं। समटाइम्स ये होता है कि आप जितना वक्त वहाँ पर गुजारना चाहिए उससे ज़्यादा गुजारते हैं, तो ये भी ज़रूरी नहीं होता। लेकिन आज जिस पर्सपेक्टिव से हम बात करें वो है कि उस कंपनी को चूज़ करना, कि अगर वहाँ पर कोई शख्स ऐसा है या कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ अनासर ऐसे हैं जो कि आपको लगता है कि ऐसी बात कर सकते हैं, ऐसी सोच रखते हैं, ऐसी राय रखते हैं जो कि आपको मुतासर कर सकते हैं इन अ नेगेटिव वे, सो आपको अवॉइड करना है। लेकिन नॉट जस्ट अवॉइडिंग, दैट्स नॉट जस्ट अ सोल्यूशन। कभी कभी मुझे लगता है, रादर मोस्टली, अगर बात ऐसी है जो कि नामुनासिब है, गलत है, why to bear that? हम ये क्यों नहीं सिखा रहे अपने आसपास कि बस उसकी एक वजह है ना, उसकी वजह ये है कि हम कहते हैं जी फलाना सीनियर है तो बस उसकी रिस्पेक्ट करें, या वो बड़ा जो है। भी कह रहा है, या बड़ा है तो उसकी रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट आपको सबकी करनी चाहिए, बट आपको डिसएग्री करने का राइट दिया गया है। ये राइट हमेशा आपके पास मौजूद है। सो आपने ये मेक श्योर करना है कि जहाँ पर कोई भी बात आपको अनएथिकल लग रही है, अनप्रोफेशनल लग रही है, या आप उस बात से डिसएग्री करते हैं, तो पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली आप उस बात से डिसएग्री करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज आपकी 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 बाउंड्री जो है ना, लोग बहुत बुरी तरीके से इन्वेट करेंगे। सो अपने गिर्द जो है वो बाउंड्रीज क्रिएट करना, अपने प्रिंसिपल्स को सेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्सनली एंड प्रोफेशनली, ये दोनों जो चीज़ें हैं उसमें ज़रूरी है, उन दोनों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा मुश्किल होगा। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इनिशियली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेट योर बाउंड्री। हाँ, they'll judge you, प्लस माहौल ऐसा नहीं है ना, इसमें आप सेट नहीं करते बाउंड्रीज को। बट माहौल ऐसा भी नहीं कि जहां पर एक गलत बात आपको गलत लग रही है, वो जनरली भी गलत है, तो उसके लिए कोई उठ के बात करेगा आपके लिए कि नहीं, स्पेसिफिक जेंडर को या इस तरह से किसी को कुछ कहा गया है, वहां पर आपको खुद अपने लिए आवाज़ उठानी है। आपको खामोश नहीं बैठना, उस चीज़ को नॉर्मलाइज आपने नहीं होने देना इन एनी केस। क्यों मैं ये बात इस वजह से कर रही हूँ, क्योंकि देखें, आज आप अगर ये चीज़ बर्दाश्त करेंगे या करेंगी तो आप ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपने आने वालों के लिए। सो आपके बच्चे जब बड़े हो रहे हैं, वो जब उस इन्वायरमेंट में जाएंगे, आपने एक चीज़ को नॉर्मलाइज करते आए, आपने उस चीज़ को स्नब नहीं किया, आपने डिसएग्री नहीं किया, आपने लोगों को नहीं बताया कि वो चीज़ गलत है, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ नॉर्मलाइज होगी और कल को आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को वो चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। मैं कहता हूँ उस वक्त का तो वो वक्त वाले जाने, फिलहाल आप बर्दाश्त ना करें। अपनी ज़िंदगी को क्यों आपने अजाब में डालना है, तो बेहतर है कि उसको फिक्स करें, चीज़ों को बेहतर करें, एंड सेट योर बाउंड्रीज इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे। एनीवेज जी, पढ़ते हैं आगे। इससे पहले कि हमारी बात और तवील हो जाए, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से हमारी बातें खत्म नहीं होती, हमारी बातें खत्म नहीं होती, लेकिन हमारे शो का वक्त खत्म हो जाता है, सेगमेंट का वक्त खत्म हो जाता है। उस वक्त को बचाते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, मेहमानों से कराएंगे आपकी मुलाकात। स्टे विद अस, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद, और अभी हैं कुछ शाइनिंग स्टार्स हमारे दरमियान मौजूद, कराएंगे आपकी उनसे मुलाकात। टीम है फॉक्सट्रॉट, ताल्लुक है इनका जीके यूनिवर्सिटी से, और इन्होंने रिप्रेजेंट किए अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। एक इनका प्रोजेक्ट था, वो काफ़ी बड़ा ड्रोन था, वो हमारे पास इस वक्त नहीं है, वो इन्होंने प्रेजेंट किया था USIMA की चैलेंज 2025 में। और एक और ड्रोन जो कि इस वक्त हमारे पास मौजूद है, ये भी बड़ा, लेकिन उस बड़े वाले भाई से छोटा है, और ये थोड़ा सा उनसे मतलब उन जितना ही लग रहा होता है हमें। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही नहीं है, नहीं, this is also big one। और ये वही बता रही हूँ कि जो इतने यंगस्टर्स हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं, हम कहते हैं ना कभी कभी हमारे जो बच्चे वो अपने से बड़े काम कर दिखाते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल है। एब्सोल्युटली। और ये जो ड्रोन जिसकी हम बात कर रहे हैं,
ये प्रेजेंट इन्होंने किया था इस कंपटीशन जो कि तुर्की में था, और टेक्नोफेस्ट 2025, और पाकिस्तान से जितनी टीम्स वहाँ पे मौजूद थी इसमें टॉप किया था इस ड्रोन ने, इस प्रोजेक्ट ने। सो आज इस ड्रोन की कहानी आपके सामने रखेंगे। जो मेहमान साथ मौजूद हैं, वैसे तो फॉक्सट्रॉट टीम में 50 से ज़ायद लोग हैं, लेकिन अभी 3 हमारे साथ मौजूद हैं। बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3rd ईयर स्टूडेंट है, मल्टीमीडिया हेड है मोहम्मद इब्राहिम अफजूल ज़का। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। ग्रेट टू हैव यू इब्राहिम। साथ मौजूद है बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं राबीन बतूल, और आप इस टीम में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हेड के तौर पर काम करें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। राबीन, आपके अलावा कितनी फीमेल स्टूडेंट्स हैं इस टीम में? यहाँ पे हमारे पास 16 फीमेल स्टूडेंट्स। ओके, दैट्स ग्रेट, अच्छी रिप्रेजेंटेशन है। एंड देन वी हैव बीएस एआई के 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं और डॉक्यूमेंटेशन हेड हैं इस टीम के, उमर खान। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। मुझे क्यों लगता है कि आप सब में सबसे ज़्यादा मेहनती और सीरियस उमर है? क्या मुझे गलत लग रहा है ये आप तीनों के दरमियान की बात हुई है, हो सकता है 50 में और भी ऐसे। नहीं, मैं आपकी अभी मैं आप तीनों की बात कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ज़्यादा सीरियस और वो हैं। नहीं, इक्वल कंट्रीब्यूशन है सबके। नहीं कंट्रीब्यूशन तो इक्वल होगी मेरे भाई। मैं तो ये बात कर रही हूँ कि कुछ एक टीम में कोई एक टीम मेंबर ऐसा होता है सीरियस है ना, वो आए नहीं, वो सीरियस है वो आए नहीं अभी। नॉन सीरियस आगे काम में ज़्यादा सीरियस। एग्जैक्टली, बिल्कुल। Non-serious काम में आगे। हम भी सीरियस। आप लोग भी काम में सीरियस है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा जो नॉन सीरियस हो? नहीं बिल्कुल। जिंदगी में नॉन सीरियस हो? नहीं। फिलहाल हम कोई खड़ा हो गया इब्राहिम की तरफ। नॉन सीरियस ये है। नहीं सीरियस ही है, अभी हम सब सीरियस ही हैं। टीम में भी अच्छा। हम सब इक्वल कंट्रीब्यूशन होती काम है। में तो serious है सबको और वैसे काम के कुछ-कुछ टाइम non-serious है। ऑब्वियसली टेक्निकल काम होता है तो सबको Absolutely. सीरियस ही That रहना अच्छा required जी, focus, तो चलें yes. जी, लेडीज फर्स्ट। ठीक है, Okay. पहले राबीन से हम सवाल करेंगे। बिल्कुल ठीक। आप जरा जी हमें बताएं टेक्नोफेस्ट के बारे में। टर्की में हुआ है 2025 का, जिसमें आप लोगों ने पाकिस्तान की आप लोगों ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, ऐसा ही है? जी, और तो basically- इंटरनेशनली 11th। जी If I'm not wrong? यस, हाँ, थोड़ा इसके बारे में इंटरनेशनली बताएं। हमारी 11th पोजीशन आई थी आउट ऑफ 131 कंट्रीज। Wow. तो टीम्स थी 131, उसमें से हमारी 11th पोजीशन आई। ये हमारा प्रोजेक्ट था ओज, इसका नाम है ओज। इस नाम की कहानी क्या है? ओज इस नाम की कहानी काफ़ी लंबी है, मतलब छोटी सब करके सुना दो मेरी बहन। एक लाइन छोटी में करके ये है कि इसका हमने नाम रखा था ओज के, ये क्योंकि हम इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने जा रहे थे तो वो थोड़ा सा उसमें हमने अपना पाकिस्तानी और उर्दू टच देने के लिए ओज इसका नाम रखा था। और मौज के रखते थे? बुलंदियों के लिए तो उस सेंस में कि ओज ड्रोन के उससे। Nice. और उसके अलावा कंपटीशन में हमारे डिफरेंट मिशंस होते हैं। फर्स्ट मिशन में ये था कि इसने ऑटोनोमसली यानी कि इसको कोई पायलट हैंडल नहीं करेगा, खुद ही टेक ऑफ और लैंड करेगा। एक मिशन करना था इसने। ठीक है। और सेकंड मिशन में ये था कि इसमें कैमरा लगा हुआ है, उससे ये एक पाथ इसने आप कवर उठ सकते करना हैं सब था। अपने अपने नशिस्तों से कि मुश्किल हो जाएगा? हाँ उठ सकते हैं, आए ना जरा। सबिन आप भी आए। चलें जी, समझते समझते हैं इस ओज को, इस ओज की मौज को प्लीज। चलें जी। अच्छा, तो स्टार्टिंग ऑफ इसमें हमारे ये प्रॉप्स होते हैं, प्रोपेलर्स होते हैं बेसिकली, व्हिच Okay. बेसिकली आर अटैच्ड टू द मोटर्स। ठीक ये है। मोटर्स हैं हमारी, ये कॉज करता है हमारे इसको थ्रस्ट देता है ठीक ना है। बेसिकली ऊपर जाने के लिए, सही। फिर लिफ्ट देता है। ये हमारा हो गया लैंडिंग गियर ओके, बेसिकली व्हिच हेल्प्स इन लैंडिंग। फिर हमारी यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ऑलराइट। दिस वन। उसके बाद और इसके अलावा ये कैमरा लगा हुआ है जो कि बेसिकली ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करता है। जब ये मूव कर रहा था, उड़ रहा होता है, ठीक तो है। ये नीचे लैंड पे डिटेक्शन कर रहा होता है कहाँ पेलोड गिराना है? कहाँ पेलोड। Exactly और ये इस point पेलोड पे। लगा हुआ है इसका, जो कि ऑब्जेक्ट इसने गिराना ठीक था। है। बेसिकली ये सारी मिशन की कंस्ट्रेंट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिजाइन हुआ अच्छा है। देखिए, अब थोड़ा समझाएं मुझे कि जो आपने बनाया और ऑलरेडी जो मार्केट में या कमर्शियली अवेलेबल है, हाँ, ये उससे different कैसे है? डिफरेंट कैसे है? ये उससे डिफरेंट इस तरह से है कि इसमें ना AI इंटीग्रेशन हमने की थी, मॉडल ट्रेनिंग हुई हुई है, तो ये ऑटोनमसली काम करेगा। सबसे पहले तो आपको ये पायलट की ज़रूरत नहीं है, बस एक ठीक दफ़ा आपने इसको ऑन कर दिया, कमांड दे दी इसको? कमांड दे दी, Okay. तो ये खुद ही टेक ऑफ करेगा ठीक और है। उसके ऊपर जो भी इसका वे है, जो भी पाथ है, उस पे ये मूव जाएगा, करेगा। okay. और उसके बाद ये डिटेक्शन करेगा। अब वो डिटेक्शन आप इसको ना डिफरेंट कर सकते हैं कि अगर आपने फ्लड्स वगैरह या डिजास्टर मैनेजमेंट करनी ठीक है। है तो ठीक उसके है। अकॉर्डिंग इसको ट्रेन कर दें आप, मॉडल Okay. ट्रेनिंग होगी तो ये डिटेक्ट करेगा। फिर इसका जो भी काम होगा, फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास ये पेलोड गिराना था, ठीक है। तो इसने बेसिकली मिशन में एक ट्रायंगल डिटेक्ट करना था Okay. और उसके ऊपर लैंड करके ये पेलोड गिराना। ऑपरेट कैसे होता है? रिमोट से? नहीं, ऑटोनोमस है ये बिल्कुल। नहीं, आप इसमें command वो कहाँ से है देनी कि है? एक दफा कमांड बस एक दफा ऑन कहाँ कर से? दिया, कहाँ इसके से? अंदर ये सॉफ्टवेयर स्क्रिप्टिंग है। ये मैं ये जो हाँ, इसका हाँ। है ना जेटसन Okay. वाले नैनो, इसमें आपका AI जो ML मॉडल होता है ना, ठीक है। जिसके अगर थोड़ा सा detect- इब्राहिम इस हाँ, तरफ होइएगा। आप इस तरफ आएं। आप भी इस तरफ हो जाएं।
कैमरे से इस तरफ, ऐसे। आप बताएं। इसमें मॉडल ट्रेन होता है। ठीक है। मतलब जो मॉडल हम ट्रेन करके इसमें फिर हम दे देते हैं। ये बेसिकली ब्रेन है इसका, ओके ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए। ठीक है। जैसे आप सपोज सर्कल डिटेक्ट करना है ना, तो वो Okay. मॉडल हमने पहले से ट्रेन किया होगा लैपटॉप के ऊपर, ठीक है। तो फिर वो इसको हम फीड कर देते हैं। सो लैपटॉप पे आपने सारा डिजाइन किया, इसमें फीड कर दिया, उसके बाद ये भाईजान खुद जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसने किसी और जगह कुछ चिट्ठी दे के आनी हाँ। किसी को तो जाएगा। बिल्कुल अच्छा चिट्ठी कितना नहीं, कितना डिटेक्शन लोड के लिए यही यूज वेट होगा। कितना और लोड जो कितना आप बर्दाश्त कह रहे हैं ना करता है? कि 4 जहाँ पे kgs, जाना है पैरामीटर्स, 4 वो हम टेलीमेट्री के थ्रू जो टेली लगी हुई है ये वाली, वो लैपटॉप से सिग्नल्स जाते हैं इसको। ठीक है, और एक बार चलेगा। हाँ, लैपटॉप के ऊपर हमारे एक मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर हम मिशन प्लान करते हैं, जियो फेंसिंग करते हैं, और फिर उसके ऊपर ये ड्रोन ये मिशन प्लान क्या आपने कि ये जाएगा Point A से एग्जांपल point B से। F7 जाएगा, स्ट्रीट नंबर 24 में जाएगा और इस घर में ऊपर जाके एग्जैक्टली उसका Exactly. पूरा पिज्जा ड्रॉप का। हाँ पिज्जा नहीं मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 4 किलो वजन ये बर्दाश्त कर सकता है ना। पिज्जा के साथ लजानिया भी ऐड कर। लजानिया भी ऐड हो सकता है, तो मतलब वो कोल्ड ड्रिंक Please भी भाई। ऐड हो सकती है, तो बहुत सारी जीपीएस चीजें। हम का ओके जीपीएस है। ठीक हो गया। अच्छा इसका अपना वेट 4 kg आपने बताया है। 4 kg जी जी नहीं नहीं इसका अपना वेट इसका अपना अपना वेट weight भी है, 4 7 kg है। 7। ओके सही ओके अच्छा तो ये फिर जब आप लोग इस फेस्ट में गए और आपने वहाँ पे जरा इसको डेमोन्स्ट्रेट भी किया होगा, जी जी सो जो बाकी टीम्स थी उनके प्रोजेक्ट क्या वो मिलते जुलते थे इससे? कुछ कैटेगरीज ऐसी थी कि ड्रोन ही बनाना है या इसमें होता है कि कोई मिशन दिया जाता है आपको जो कि आपने अपने प्रोजेक्ट के थ्रू करना होता है? जी बेसिकली मिशन ही दिया गया था हमें। कैटेगरीज हमने खुद पार्टिसिपेट की थी, 3 कैटेगरीज थी टेक्नोफेस्ट में। एक रोटरी विंग था, एक फिक्स्ड विंग था और एक फ्री मिशन कैटेगरी थी। तो हमने रोटरी विंग में पार्टिसिपेट किया। रोटरी विंग बेसिकली ऐसा यूएवी होता है जिसमें आपके जो प्रोपेलर्स हैं वो रोटेट करते हैं। अच्छा। चारों प्रोपेलर्स रोटेटेबल है। फिक्स्ड ठीक है। विंग वो वाली कैटेगरी होती है जिसमें आपका एयरक्राफ्ट होता है नॉन रोटेटेबल, उसमें होते हैं, मतलब आप जो जैसे एयरक्राफ्ट की शेप में होता है वैसे होता है। ठीक है। तो हमने रोटेटरी विंग में पार्टिसिपेट किया था। उसके पैरामीटर्स होते हैं, 3 मिशंस हैं, उसको हमने वो करना था। मिशंस पहले से बताया जाता है कि ये मिशन होंगे जिसमें आपने पार्टिसिपेट करना है। दैट्स ग्रेट। अच्छा अप्लाई किस तरह से आप लोगों ने किया? बिकॉज हमारे बड़े यंगस्टर्स इस वक्त देख रहे हैं कि कैसे अपॉर्चुनिटीज का पता चलता है? बेसिकली तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो उसी से पता लगा है। और फिर उसके बाद हम वैसे ही इसके बारे में रिसर्च करते हैं। हम पहले जाते थे अमेरिका स्वास कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। इस बार हम गए हैं टर्की के, हमने कहा कुछ न्यू ट्राई करते हैं। ओके। तो टर्की में हमें पता था, रिसर्च की थी इसके बारे में कि टेक्नोफेस्ट होता है, तो इस कैटेगरी में हमने पार्टिसिपेट किया था। और उसी के लिए, उसी स्पेशलाइज्ड कंपटीशन के लिए ही ये ड्रोन रेडी हुआ है। और आपकी टीम से कितने लोग गए टर्की? हम लोग टोटल 10 पीपल गए थे वहाँ। ओके रवीन, जो बाकी मुल्कों से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आए हुए थे और अपने प्रोजेक्ट्स लाए हुए थे, मौका मिलता है वहाँ पे इंटरेक्ट करने का, उनके प्रोजेक्ट को समझने का? आई मीन इट्स अ न्यू लर्निंग एज वेल, इजंट इट? बिल्कुल, वहाँ पे हमें काफ़ी टीम्स डिफरेंट कंट्रीज से आई हुई थी, इंडिया की भी थी और बांग्लादेश की भी थी, पोलैंड की थी, डिफरेंट कंट्रीज थे। लेकिन सबसे जो हमारा बड़ा बैरियर था वो लैंग्वेज का था। तो हम सिर्फ उन टीम से इंटरेक्ट कर सकते थे जिनको इंग्लिश आती थी, सबसे पहला। ओके। तो हमने काफ़ी इंटरेक्ट किया है, काफ़ी सोशलाइज भी किया है और काफ़ी इंटरेक्टिव सेशंस हमारे होते थे और बातचीत उनके ड्रोन तो के कौन बारे कौन में। ऑज से इंप्रेस हुआ? हाँ और से काफ़ी लोग इम्प्रेस हुए थे क्योंकि बाकी टीम्स में मोस्टली होता था कि उनके इंस्ट्रक्टर्स वगैरह या कोई HOD वगैरह उनके साथ इन्वॉल्व थे। बट कलेक्ट हो गया सी? तो हमारे नहीं हमारे भी अच्छा। होती हैं बॉडीज, बट ये था कि ये सोली जो है हमने स्टूडेंट्स ने ही डिज़ाइन भी किया था और Okay. बनाया भी था, सब कुछ ऑपरेट स्टूडेंट्स ही कर रहे और हैं। बुजुर्ग नहीं थे गाइडेंस इसमें? गाइडेंस बुजुर्ग किससे नहीं लिया थे। आपने? ये हमारे सीनियर्स ही करते हैं और ये हम Okay. हाँ इस तरह से नहीं है कि कोई इंस्ट्रक्टर कोई हमारे साथ एक involved इंस्ट्रक्टर है। मेंटोर कोई भी नहीं कोई होता, आप भी, लोग ये हम आपस में ही students ही इसको आपस में। कर रहे होते स्टूडेंट लेड इंटायरली फ्रॉम सही। द सिरे से, सब कुछ स्टूडेंट से ही होता है। Okay. और अच्छा वैसे- बिकॉज मैं ये भी देख रही हूँ कि फाइनेंसेस भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। वो कैसे? बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है रिसोर्सेज नहीं है, Finances, तो हम कैसे कोई प्रोडक्ट बनाएं। आप लोगों ने किस तरीके से मैनेज किया और इस पे कितनी कॉस्ट है? इस पे कॉस्ट जो है अराउंड 7 लाख आई थी। 7 और लाख वो मैनेज इस तरह से होती है कि जी भी फंड्स प्रोवाइड करती है। Okay. और उसके अलावा जो हम कॉम्पिटिशन्स जीत के आते हैं, जिस तरह से इससे पहले जो है हम आई में की चैलेंज जीत के आए थे, तो Okay. उसका जो उससे पैसे आए होते हैं। हाँ। और अगर रह जाए तो आप फॉर एग्जांपल बहन से कहते हैं बहन जरा 20,000 ट्रांसफर करना। जब मैं जीत के आऊंगी तो वापस कर वापस दूंगी। कर किससे बंदा कहता है बहन से कहते हैं 20,000 ट्रांसफर करना, जी तो बंदा इस्तेमाल लेकिन कर वो लेते फिर हैं। ये बता रही है कि वापस भी आने होते हैं ना, तो जब वापस आए तो उनको वापस करने होते हैं। अगर वापस आए तो तो ये वाली बात ना, लेकिन आने ही होते हैं ऐसी लेकिन बात इस तरह से मैनेज हो जाता है और फिर रीयूज करते हैं हम चीजें, जिस तरह से और last बुजुर्ग time भी इसमें आपके तो जो घर के अदरवाइज भी बुजुर्ग भी कंट्रीब्यूट करते होंगे। कोई भी नहीं, कोई बस भी नहीं करता। यही ये कंट्रीब्यूशन। बुजुर्गों से हमारा अच्छा गिला ये है। देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरीके से है, ये भी बड़ी इसको भी मैं अप्रिशिएट करूंगी। बिकॉज अक्सर होता है कि आप कंपटीशन से पैसे विन करके आए होते हैं और वो पैसे आप
उड़ा देते हैं कहीं आगे। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग उसमें से एक सर्टेन अमाउंट रखते हैं जिसको आप अगले प्रोजेक्ट के लिए डेडिकेट बिल्कुल, करते हैं। दैट मनी वन इज़ यूज्ड इधर ही वापस दोबारा इसकी प्रोडक्शन में। प्लस ये भी है ना कि हर दफ़ा नई मोटर्स लेना वो एक हैसल है, और उसके अंदर फिर ये है कि आप फिर डेक्रीमेंटिंग होते हैं बहुत, आपका फंड्स यू गेट लो ऑन फंड्स, तो फिर वो हर दफ़ा आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, सर मुझे अपनी टीम से मुतालिक बताएं कि टीम कब बनी, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि टीम बन गई है, एक नाम रख दिया गया है, स्टूडेंट्स आते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं, अपने हिस्से की शमा जलाई और चले गए आगे, बिकॉज पास आउट हो जाते हैं, फिर नए स्टूडेंट्स आके उस टीम का हिस्सा बन जाते हैं। तो हाउ डज दैट वर्क? बेसिकली द टीम वाज फॉर्म्ड इन 2019। ओके। और अभी जैसे कि अभी जो हमारा बैच चल रहा है, बैच 35 नया है, तो बैच 29 ने ये स्टार्ट की थी टीम, जो कि 4-5 दे वर पैशनेट इंडिविजुअल्स जिन्होंने मतलब इसके बारे में सोचा, और इस टेक्नोलॉजी की दिस वाज द फर्स्ट टीम UAV या ड्रोन रिलेटेड पहली टीम थी जीकी की जो कि इस मॉड्यूल में ऑपरेट करती है। Okay. तो उन्होंने फिर स्टार्ट किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारी इस तरह होता है कि साल में 2 दफ़ा शुरू में इंडक्शंस होती हैं, तो उसमें फिर नए मेंबर्स आते रहते हैं जो नए बैचेस के होते हैं ना मेंबर्स, Okay. तो उनको फिर हम इंडक्ट करते और रहते फिर हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे आप लोग काम कर रहे हो? बिल्कुल, हमारा इस तरह ही होता है कि हर साल 1 या 2 1 नेशनल एंड 1 इंटरनेशनल कंपटीशन। अच्छा, जरा नेशनल कॉम्पिटिशन्स के बारे में भी बताएं, कितनों में पार्टिसिपेट किया, रीसेंट आपका कौन सा जैसे एक हमारे पास था ना US IMA की चैलेंज 2025, दैट वाज नेशनल लेवल। जी जी, उसमें ये था कि वो नस्ट में होता है, और उसमें हम लोग गए थे दिस ईयर इन अप्रैल, और माशाल्लाह वी वर द चैंपियंस देयर। ग्रेट। आउट ऑफ 26 टीम्स, जो कि पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी थी उसमें नस्ट थी, जीकी की भी अपनी 2 टीम्स थी, हमारे अलावा एक और टीम भी थी, और जिसमें आई थिंक वो कुछ रोबोटिक्स का भी होता है। जी बिल्कुल, ऑटोनमस जब एक चीज़ है तो फिर इट इज इन द सेम डोमेन, वो सेम उसी डोमेन चीज़ हो में जाती है आता जो नस्ट में होता है। सभी ना, इफ यू रिमेंबर, हम वहाँ पे गए थे, हमने पूरा बट उसको नॉट दिस cover भी ईयर, आई किया था। थिंक 2 years हम बैक, पिछले साल गए थे, 2 साल पहले गए थे। 2 साल पहले गए थे। तो वहाँ पे वाकई डिफरेंट टीम, वो मदरसे की टीम्स भी आई हुई थी, अच्छा हमने बड़ा एंजॉय किया था उस रोबोटिक वाले इवेंट को। में मदरसे की टीम्स भी थी और Yes. बहुत छोटे बच्चे भी थे, और मैं यही सोच रही थी कि कितनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है कि हमारे इदारे हमारे बच्चों को इतनी छोटी एज से सपोर्ट करना Yes. शुरू हो जाते हैं। सो आपकी जो एनर्जीज हैं वो बड़े अच्छे से चैनलाइज हो जाती हैं। बिल्कुल। आप लोगों के घर वाले भी बड़े खुश होंगे इस मामले में तो, कि हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, उनकी एनर्जीज चैनलाइज हो रही हैं प्रोडक्टिव उम्र। जी, मैंने जब अपने पेरेंट्स को बताया था कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आर्ट फ्रॉम एकेडमिक्स ड्रोन्स वगैरह मैं कर रहा हूँ ना, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था, क्योंकि बेसिकली एकेडमिक्स तो एज बंदा करता ही है, वो फोकस होता है, ये एज एक्स्ट्रा ये एज टेक्निकल स्किल कुछ सीखने को मिल रहा है, तो उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है और काफ़ी पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट भी मिली है। और ये कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जिस तरह देखें, अब आप AI से हैं, आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हैं, और आप सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट से हैं, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स का मिलकर किसी प्रोजेक्ट में साथ देना, यू ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर। बिल्कुल, इसमें इस तरह ही है कि हम जब इंडक्शंस भी जब हमारी होती है ना, तो उसमें हर डिपार्टमेंट के जो भी बच्चे होते हैं वो सब जो है आके इंटरव्यूज़ देते हैं, टेस्ट देते हैं, एंड फिर हमारी कोशिश यही होती है कि जितना इंक्लूसिव हो सके उतना हम करें, ताकि हर किसी को अपने पैशन के अराउंड जो है एक एक्सपीरियंस मिले डीलिंग विद ड्रोन्स एंड मेकिंग देम। तो ये वाला इसमें होता है, ओके। कोलैबोरेटिव एफर्ट होती है अच्छा, काफ़ी। लड़कियां कितनी आपके जिस 16 department लड़कियां में जो आप हैं देख आपकी रहे टीम में, नहीं 16 लड़कियां हैं, बट ओवरऑल भी आप कितना हाँ, रुझान ओवरऑल देख देख रही हैं यूनिवर्सिटी में कि लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं और उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं? बिल्कुल, इससे पहले यही समझा जाता है कि इंजीनियरिंग लड़कियों की फील्ड नहीं है, बट अब हम उस एरा से बाहर आ चुके हैं, हम तो और अब opposite side ऑलमोस्ट पे जा हर रहे हैं। फील्ड में जो है वो लड़कियां इन्वॉल्व होती हैं, और सिर्फ ये नहीं, मैकेनिकल में भी लड़कियां हैं, इवन हम भी इनके साथ ही बिल्कुल सेम लेवल पे आके ही काम कर रहे होते हैं। तो इसमें ये नहीं है, आई गेस आपको अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है तो फिर डजंट और मैटर आप विद एक इन द लड़की टीम हो या भी लड़का हो। इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं, मतलब ये तो नहीं कहते तुम इंजीनियर, तुम्हें क्या लड़की हो, तुम्हें क्या इस मैकेनिक्स का पता, कोई ऐसा भी तो माइंडसेट हमारे बच्चों के अंदर भी होता है डेवलप ना? माइंडसेट होता है, लेकिन फिर वो ये कि आपको उसको ना डील करना आना चाहिए। अब सही। आगे से अगर आपको फील हो रहा है कि मुझे तो थोड़ा सा जज कर रहे हैं ये लोग, तो इट्स ओके, जस्ट लेट देम जज, और आप अपना काम करो। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने कुछ प्रोग्रेस कर लिया है ना, और अगर आपने कुछ let सीख your लिया success है, make दैट the noise. मैटर्स। क्योंकि आई गेस हर चीज़ में स्ट्रगल होती है, तो बिल्कुल। अगर आप एक मैनली फील्ड में आ रही हो तो फिर आपको बीइंग अ नहीं, फीमेल आपको ये मैनली फील्ड नहीं मैनली फील्ड इन अ सेंस कि जिस तरह से अगर आप मैकेनिकल प्योर मैकेनिकल की जो बात एक करें या परसेप्शन इस बना तरह हुआ से, था, यूं कह लेते हैं, हाँ, तो लेकिन perception अब वो change हो गए हैं। पर्सपेक्टिव काफ़ी चेंज Change हो हो चुका गया है, और अब गर्ल्स इजीली काम करती हैं, और अगर आपको फील हो, लेकिन आप कर लेते हो, आपको
मतलब आपके अंदर easily cope up टैलेंट है ना, तो फिर आप कर लेते हो, ये अच्छी बात है। वरना अक्सर होता था ना कि वो मैथ्स की कोई चीज़ है तो वो लड़के ज़्यादा, अकाउंट्स की अगर कोई चीज़ है तो वो एक नहीं माइंडसेट। नहीं, पढ़ाई की सारी चीजें खवातीन को दे दो। इनिशिएटिव आपको ले लेना चाहिए, इसमें वो नहीं है। आपको अगर आप इनिशिएटिव लेना चाहते हो आप ले लो, स्ट्रगल होगी लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप उसको कर लोगे। हाँ। दैट्स वेरी ट्रू। कौन सा नया प्रोजेक्ट आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सेकेंडली आप जो कहते हैं टैलेंट वाली बात, इट्स नॉट मतलब बिल्कुल टैलेंट पे, क्योंकि जब हम आते भी हैं ना नए बच्चे तो उनको शुरू से सब कुछ इसके बारे में सिखाते हैं। Okay. लाइक सीनियर्स और जो हम हेड्स होते हैं उनको सारे इनके ब्रीफिंग सेशंस होते हैं, पूरी कह लें क्लासेस ही कह लें होती हैं जिसमें उनको प्रॉपर पता चल जाता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर उनकी ये सेशंस ही होते हैं Okay. जिसमें वो लोग सीखते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन उनकी सेकेंड थर्ड ईयर में। और ये ज़रूरी होता है सब स्टूडेंट्स के लिए किसी न किसी टीम का हिस्सा बनना? ऑब्वियसली क्योंकि हमारा नहीं लाइक इन यूनिवर्सिटी नहीं होता, लेकिन Okay. अगर आ जाते हैं आप तो फिर हमारी टीम के अंदर भी सब टीम्स हैं, डिवीजन हुई हुई है, 6 Okay. सब टीम्स हैं जिसमें एक आपकी डिज़ाइन हो जाता है, फैब्रिकेशन, मल्टीमीडिया, डॉक्यूमेंटेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड एवियोनिक्स हो जाता है। तो वो उस तरह जो है डिवाइड हो जाते हैं फिर, और फिर जो है सब कोलैबोरेटिव एफर्ट इसीलिए कि हर एक सब टीम का जो है ना एंड में काम मिला के तो फिर हमारा और फाइनल जो फाइनल प्रोजेक्ट। ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उस टीम में वही उसको हेड कर रहे होते हैं? हायरार्की इस तरह होती है बेसिकली कि फाइनल ईयर हमारी इस तरह होती है कि सबसे ऊपर मैनेजर, देन टीम कैप्टन, देन उनके नीचे होते हैं डायरेक्टर्स। ओके। ये फाइनल ईयर के हमारे होते हैं। उसके बाद हेड्स आते हैं विच आर फ्रॉम थर्ड ईयर, और फिर सेकंड ईयर में हमारे सब हेड्स होते हैं और फर्स्ट ईयर वाले हमारे मेंबर्स होते हैं। ओके। Okay. तो इस तरह फिर तो बड़ा चीज़ें- बड़ा प्रोसेस है ये तो। और जी वो सारा सेग्रीगेट हाँ, हुआ बस- तो आपको मेंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर तो जाएंगे। सिफारिशें तो नहीं चलती ना, मतलब नहीं हेड वो बनने वाला- के लिए? और नहीं नहीं ऐसी बात नहीं नहीं ऐसे बात नहीं। लेकिन वो तो आपके काम से बनना पड़ेगा, आपको हेड सिफारिश से बन तो जाएंगे, फिर काम तो करना पड़ेगा। हाँ, कौन सही सा बात। नया प्रोजेक्ट है जिस पर काम चल रहा है राबी? अभी हम रिसेंटली 2 प्रोजेक्ट्स हमारे हैं, एक वीटोल है और एक फिक्स्ड विंग। वीटॉल, व्हाट्स दैट? वीटॉल बेसिकली वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग के Okay. जो बेसिकली ड्रोन और फिक्स्ड विंग का एक मिक्सचर आप समझ लें कि वो ड्रोन की तरह टेक ऑफ करेगा ठीक और है। फिर जो नॉर्मल हमारा जहाज़ होता है फिक्स्ड विंग उसकी तरह बाकी सारा करेगा। होए होए होए, ये तो मतलब कोई अच्छी इंटरेस्टिंग। नई चीज और बनने उसकी जा रही शेप है। भी लाइक इस तरह ही होती है कि जहाज जैसी होती है, Okay. बट इट टेक्स ऑफ वर्टिकली और वो फिर फ्लाई नॉर्मली करता है। इंटरेस्टिंग। यानी आप किसी शिप से उड़ाएं उसको, किसी ऐसी जगह से उड़ाएं जहाँ पे रनवे नहीं है, एग्जैक्टली और टेक ऑफ भी ऐसे ही करा दें। वो भी है। छत से उड़ाएं, दूसरे शहर पहुंचाएं और फिर छत पे लैंड लैंड करा कर दें, दें। exactly. लेकिन हाँ उस पर कितना काम हो गया? हाँ उस पर अभी स्टार्ट करना है, उसकी डिज़ाइनिंग स्टार्ट हो रही है तो Okay. फिर उसके- ठीक अच्छा, है। डिफरेंट वीडियोस भी आ रही होते हैं, आप इसकी शेप ऐसे कर लेते हैं जैसे अभी लटक के आप जा भी सकते हैं, बन गए ऐसे ड्रोन? नहीं वो वो तो पूछने 4 दो किलो ना। पड़ता, तो 4 किलो पड़ता। मैं इसकी बात तो नहीं कर रहा। लटक के तो नहीं, बेसिकली वीडियोस आई हुई है कि दुबई में लटका मुझे। दुबई में एयर टैक्सीज का कॉन्सेप्ट वो लोग स्टार्ट करने लगे। कर रहे हैं। उन्होंने उस पर काफ़ी रिसर्च की हुई है। यूएवी मंगवा सकते हो कि वो आपको ऑटोनोमसली एक पॉइंट से पॉइंट एक्स से लेके पॉइंट वाई तक पहुंचा देते हैं वो तो ये देखिए, Without any driver. अल्टीमेटली ये होगा ना जब आप पॉपुलेशन बढ़ती है, ट्रैफिक बढ़ता है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं जल्दी पहुंचना होता है, तो ये तो करना पड़ेगा। अब फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा। हम कहेंगे वो जमाना उस जनरेशन के बच्चे कहेंगे वो एक बूढ़े अंकल आंटी थे। गाड़ी पे जाते होते थे सड़कों सड़की। ऐसे ही है ये बिल्कुल। होगा ना भाई, वो देखो कितने वो सबीन दादी थी, गाड़ी पे जाती ये थी। कितने पुराने जमाने के लोग हैं, सड़क पे जाते थे, सड़क से जाते थे। बिल्कुल ऐसे। हम तो हमें लेके तभी हवा सुनने से को जाते मिलता है, बेटी मुझे कह रही बाबा ये 1980s, मैं कहता हूँ Oh my ओके, God. मुझे तभी सुनने को पड़ता है ये। सो ये आपको भी सुनने को मिलेगा जब बिल्कुल आपसे ऐसे ही आने है। वाली जनरेशन कुछ Generation और gap, हाँ। बेहतर काम जा रहा है, चीजें आहिस्ता से बेहतर हो रही होती हैं। मैसेज ऑफ द डे जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। मैसेज ऑफ द डे मेरा यही होगा कि इंसान जो भी करे दिल लगा के करे, और डू दिल नॉट लगाया भाई ने। डू नॉट थिंक अबाउट कि बाकी और कोई दुनिया क्या I hope काम नहीं सोचेगी लगा। या क्या करेगी, लेकिन बस हेड डाउन एंड कीप ट्रू टू योर वर्क, दैट इज इट। वेरी ट्रू जी। राबिन, योर मैसेज? मेरा मैसेज यही है कि कोई भी काम इम्पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। Yes. और आपने बस प्लान, एक आइडिया अगर आपके पास है तो आप उसको प्लान करें और उसको एग्जीक्यूट करें। ये वेट ना करें कि मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, रिसोर्सेज आएंगे। अपॉर्चुनिटी आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी, बनानी पड़ती पड़ेगी है। राबिन। और अब सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ हमारे अपने हाथ में है। Yes. तो जस्ट गो फॉर इट, वेयर देयर इज द विल देयर इज द वे। एब्सोल्युटली राइट जी। उमर? मेरा मैसेज ये होगा कि आपको आउटसाइड नॉइजेस को इग्नोर करना चाहिए, डिमोटिवेट उससे नहीं होना चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करें और डेडिकेशन के साथ अपने पैशन को कंप्लीट कर लें। मतलब आप जिस चीज़ के लिए आप करना चाहते हैं ना जिसको, तो उसको आखिरी दम तक उस पर ही रहें। बाकी जो आउटसाइड नॉइजेस हैं उनको इग्नोर करें। आपको काफ़ी लाइफ में लोग मिलेंगे कहेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, आप अभी छोटे हो, आपकी ये एज है,
तो आप उनको इग्नोर करें, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल। माशाल्लाह भाई मुझे दुखी लगे हैं यहाँ पे माशाल्लाह। थोड़े-थोड़े। नहीं मैं वैसे मुझे ये है जी हमारी यूथ पाकिस्तान की, मोटिवेटेड, Exactly. चार्ज्ड। एंड वी रियली होप कि Yes. बाकी भी हमारे जितने भी बच्चे हैं उनकी भी सोच इस तरह से डेवलप हो कि आपने सिर्फ कंप्लेन नहीं करनी, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करनी है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने, आपने मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आके प्लेट में रख के वो फलाने से कॉल करा दें तो वो सिफारिश हो जाएगी। ये माइंडसेट, इससे निकलना है हमारे यंगस्टर्स को और जो आगे खासे बढ़ना है। निकले भी हैं। हाँ। लेकिन इसमें ज़रा आपके इदारे का बड़ा रोल है, आपके अपब्रिंगिंग का भी इसमें रोल है, आपकी टीम जो आपका इन्वॉल्वमेंट होता है उसका बहुत रोल होता है। थैंक यू वेरी मच जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्पेशली आप अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट से मुतालिक हमने बात की और डिफरेंट कॉम्पिटिशन से मुतालिक हम बात कर रहे थे। द फ्यूचर इज इन सेफ हैंड्स बाय लुकिंग एट दिस, वी कैन से दैट। हम लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। क्या कभी आपने सोचा है कि वो बच्चे जो बोल नहीं पाते उनके दिल में कितनी बातें छुपी होती हैं, और वो माँ जो अपने बच्चे की पहली आवाज़ सुनने को तरस रही है, और वो बुजुर्ग जो फालिज के बाद बोल नहीं पा रहा, खामोश है, और वो मरीज़ जो एक निवाला निगलने से भी डरता है क्योंकि वो निवाला हलक से उतारना उसके लिए कितना तकलीफ थे। एब्सोल्युटली। देखें, ये एहसास और इजहार, इसके दरमियान का एक फ़ासला है। आज इस मौजूद में हम गुफ्तगू भी करेंगे कि इस फासले को कौन कम करता है, कौन समेटता है, कौन मिटाता है, वो है स्पीच थेरेपिस्ट। लेकिन एक मामला और भी है, जब हम देखते हैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से और किसी भी पर्सपेक्टिव से कि अब स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेकर जाएं, तो हमें फ़ौरन से जो ख्याल माइंड में आता है वो होता है कि बहुत ज़्यादा जेब पर भारी पड़ेगा, बिकॉज ज़ाहिर है थेरेपी है, उसकी कॉस्ट है। वी हैव सो मेनी गुड इंस्टीट्यूशंस एज वेल, लेकिन जब हम प्राइवेट सेटअप की बात करते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं। ऐसे में हुकूमत क्या कर रही है, जो हुकूमती इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, आज इससे मुतालिक हम बात भी करेंगे। इस्लामाबाद में एक इदारा है और मुझे खुद उसके बारे में कुछ अर्सा पहले पता चला, दैट्स NIRM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन। सो आज हम उस इदारे से मुतालिक बात भी करेंगे कि कैसे आप उसके थ्रू बच्चे हैं कोई भी जिसको थेरेपी लेनी है, कैसे वहाँ पर जा सकते हैं और थेरेपी हासिल कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक चेंज लेकर आ सकते हैं, इस फासले को आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जब स्पीच थेरेपी की हम बात करते हैं, बहुत से लोगों के दिनों में ये सवाल भी होते हैं कि अच्छा कब करनी चाहिए, इसका आगाज़ कब होना चाहिए, बिकॉज हम समटाइम्स लेट कर देते हैं बच्चों के सक्सेस पर्सपेक्टिव स्टोरीज से। भी हमें ज़रूर रखनी चाहिए सामने, बिकॉज यही चीज़ है जो लोगों को मोटिवेट करेगी कि इलाज मुमकिन है, थेरेपी Yes. मुमकिन है, सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है, और वो मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी है आपके बच्चे के लिए, आपके लिए, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। तो आज ज़रा इसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी स्पीच थेरेपिस्ट हैं डॉक्टर सदफ नवीन साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो अपने इदारे के बारे में बताइएगा। NIRM, NIRM, यस, क्या काम करता है, किस हवाले से किस तरह से थेरेपी की जाती है यहाँ पे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन, निरम, कॉमनली इसको निरम कहा जाता है, लोग इसको जानते हैं, और ये काफ़ी पहले से है, 1980s में डेवलप होना शुरू हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था, और उसके बाद 1996 में जो है इसको बेसिकली हुकूमत से जब जॉब्स वगैरह आई और सारे लोग स्पेशलिस्ट डिफरेंट आ गए, यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। इसमें स्पीच थेरेपी का एक डिपार्टमेंट है, फिजियोथेरेपी का है, रेडियोलॉजी है, ENT है, पीडियाट्रिक मेडिसिन, पीडियाट्रिक सर्जरी है, सोशल वेलफेयर, साइकोलॉजी, आई, लैब, हर चीज़ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। स्पाइनल इंजरी यूनिट है, जो कि ज़लज़ला आया था तो उसके बाद से स्पाइनल इंजरी यूनिट भी बन गया था। तो इसके अलावा अगर कोई मैं मिस कर रही हूँ तो तकरीबन सारे ये इदारे हैं। ऑडियोलॉजी का डिपार्टमेंट भी है हमारे पास, और ये इदारा बेसिकली काम करता है फॉर द असेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन या एडल्ट्स विद डिसेबिलिटी और विदाउट डिसेबिलिटी, जिनको भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो इसके इंटाइटल्ड पेशेंट्स होते हैं वो पर्सन विद डिसेबिलिटी होता है, कि जिसको कोई डिसेबिलिटी है वो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। और ऑर्थोपीडिक डिपार्टमेंट हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे सर्जरीज़ होती हैं, ट्रीटमेंट्स होते हैं फिजियोथेरेपी के साथ साथ। तो ये एक इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट भी यही था कि एक स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी दी जाए जिसमें अंडर वन रूफ जो रिहेबिलिटेशन रिलेटेड है सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। बहुत से केसेस में यही राय होती है कि रीहैब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि रीहैब से ही
ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। अब ऐसे में असेसमेंट भी यहीं पर होती है, या कि आप कहीं से भी, अगर आपकी असेसमेंट ऑलरेडी हुई है कि ये इशू है जिसके साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, और आप आ जाएं यहाँ पर, आपका रिहैब स्टार्ट हो जाए? जी बिल्कुल। हमारे पास ना रेफरल भी आते हैं। Okay. जैसे रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, पिम्स है, स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स हैं और स्कूल्स हैं, और हर जगह से रेफरल्स आते हैं, डिफरेंट सिटीज़ से, इवन बाहर से भी रेफरल्स आते हैं पेशेंट्स के। तो बेसिकली हमारा सिर्फ ये नहीं कि ज़िंदगी शुरू होती है, बल्कि ये कि आपका एक सोशल इकोनॉमिकल बर्डन सोसाइटी के ऊपर से कम होता है अगर आप किसी पेशेंट की एट प्रॉपर टाइम पे रिहेबिलिटेशन करते हैं। क्योंकि वो एक इंस्टेड ऑफ डिपेंडेंट पर्सन ऑन द सोसाइटी और फैमिली, वो एक पार्टिसिपेंट बन जाता है उसमें, विद इक्वल राइट्स एंड इक्वल जो उसका पार्टिसिपेशन है उसके साथ। हाँ, और वो ऑब्वियसली ज़रूरी भी है। हम जिस तरह ज़रूरी बात है। करते हैं इंक्लूजन की, हम बार बार बात कर रहे होते हैं कि इंक्लूसिव सोसाइटी होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहबा, स्पीच थेरेपी से मुतल्लिक मज़ीद जानने की कोशिश ज़रूर करते हैं ताकि हम सब ज़रा एजुकेट हो सकें। किन किन बीमारियों में स्पीच थेरेपी की ज़रूरत होती है? लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन वैसे मैं आपको बताती हूँ जनरली जो हम उसको कंसाइज करते हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स जो स्पीच रिलेटेड हो, स्पीच की, जैसे साउंड की प्रोडक्शन है, वॉइस की प्रोडक्शन है, या जैसे फ़्लो में बोलना है, इसको हम कहते हैं आर्टिकुलेशन यानी प्रोनाउंसिएशन ऑफ द साउंड, और वॉइस की प्रोडक्शन, आवाज़ का सही होना, आवाज़ में कोई बहुत ऊंची, पतली, मोटी, एज और जेंडर अप्रोप्रिएट आवाज़ होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि किसी की अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट ना करे। इतनी नॉर्मल एंड प्लेजेंट आवाज़ होनी चाहिए, और अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट होनी चाहिए। लाइक दिस इज़ अ कॉन्टेक्स्ट वेयर आई हैव टू स्पीक एट अ सर्टेन लाउडनेस लेवल। अगर मैं उसमें बहुत लो बोलूँगी या वो सही नहीं बोलूँगी, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट अपनी वॉइस को यूज़ नहीं कर पाऊँगी, तो उसकी वजह से भी मेरा वॉइस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। But it is not considered as a disorder, but the training can improve the communication skills of a person. और ये हमने बच्चों में ज़्यादा देखा है। बड़ों में भी भी बहुत होता है, एडल्ट्स में, एडोलेसेंट्स में, और ओल्ड एज में विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके जैसे डिटीरियोरेशन होती है तो वोकल कॉर्ड्स भी अफेक्ट होते हैं। उसके अलावा हमारे पास फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसको हम स्टैमरिंग या स्टटरिंग के नाम से कॉमनली जाना जाता है, हकलाहट उर्दू में कहते हैं। उसके भी डिसऑर्डर्स आते हैं। उसके अलावा लैंग्वेज इम्पेयरमेंट्स आती हैं, जैसे कोई थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड है पर्सन, तो उसमें फिर लैंग्वेज को अटेन करना और उसको यूज़ करना और उसको प्रॉपर्ली लर्न करना, वो डेफिसिट्स होते हैं। फिर हमारे पास स्ट्रोक पेशेंट्स आते हैं जिनको लैंग्वेज इम्पेयरमेंट हो जाती है, या डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ द ब्रेन उसको कोई ना कोई डिसऑर्डर उस स्ट्रोक की वजह से हो जाता है। ऑब्वियसली इस हिसाब से लंबी है स्पीच थेरेपी। डॉक्टर साहब, ये जो वोकल कॉर्ड्स की आपने बात की है, ज़रा थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करें कि बाकी क्योंकि डिसऑर्डर इसको नहीं समझा जाता, तो आई रियली वांट कि इसको आप थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए, क्योंकि अक्सर आवाज़ तो ठीक है, बच्चे की आवाज़ है, कोई नहीं, पतली हो गई या मोटी आवाज़ हो गई, वक्त के साथ हो जाती है जब बच्चा बड़ा हो रहा है, या फिर आप जब एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं। थोड़ा सा ये बताइएगा कि एबनॉर्मेलिटी किसको कंसिडर किया जा सकता है? मैं आपको बताती हूँ। इसमें देखिए कि जैसे क्लास 5 तक के बच्चों की ना आवाज़ की एक ही फ्रीक्वेंसी और एक ही डेसिबल्स इंटेंसिटी होती है, यानी लाउडनेस और पिच एक जैसी होती है। तो उस एज तक तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि ये लड़का बोल रहा है या लड़की बोल रहा है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एज मैच्योर हो जाती है और वॉइस भी मैच्योर होती है उसके साथ साथ। जैसे जैसे वॉइस मैच्योर होती जाती है तो आपकी आवाज़ में एक एज और जेंडर के अकॉर्डिंगली वो स्पेसिफाई हो जाती है, और फिर एज और जेंडर के अकॉर्डिंगली ही आवाज़ होनी चाहिए, तो वो कंसिडर की जाती है नॉर्मल। और एक आवाज़ में रफनेस, होर्सनेस, ब्रीदीनेस, ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाएं, कोई बहुत ज़्यादा नाक में बोल रहा हो, तो वो आवाज़ ऐसी कोई जो आपकी एकदम से अपनी तरफ अटेंशन डाइवर्ट करे। अभी मैं आपसे नॉर्मल बोल रही हूँ, अगर मैं ऐसे ही नाक में बोलना शुरू कर दूँ तो आपको लगेगा कि ये आवाज़ ठीक नहीं है इस पर्सन की। ये डिसऑर्डर है नाक में बोलना, इस वजह से, क्योंकि लोग कहते हैं अच्छा ये तो बोलती है ऐसे, इसकी आदत है, ये नेचुरली ऐसे बोलते हैं। एक्चुअली हम उसके साथ अपनी ईयर्स को डेवलप कर चुके होते हैं, हम उसको एक नॉर्मल उसके पर्सनैलिटी का हिस्सा उसको बना लेते हैं। वेयर एज अगर उसकी ये स्किल इम्प्रूव कर दी जाए, तो आजकल तो कम्युनिकेशन का ज़माना है, तो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी अगर हम उसकी वॉइस को इम्प्रूव कर लें तो पेशेंट। अब हम इसको ज़रा डिफ्रेंशिएट भी करते हैं, बच्चों से आगाज़ करते हैं। वो बच्चे जो कि क्लैरिटी से नहीं बात करते, 6-8 साल 9 साल, जबकि हमें लगता है कि अब बच्चा 3-4 क्लास में है, ठीक बोलना चाहिए, इसको क्लैरिटी से बात करनी चाहिए, लेकिन मम्बलिंग भी कर रहा होता है, क्लैरिटी से नहीं बोलता, सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरा उसका नहीं होता। सो
इज दैट अ पॉइंट जब स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है? डेफिनेटली आपको हर उस जगह पे देखें, स्पीच डेवलपमेंट तो आफ्टर द बर्थ स्टार्ट हो जाती Yes. है ना, जब बच्चा व्हेन हैज़ अ फर्स्ट क्राई, तो क्राई से आपके वोकल कॉर्ड्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। फिर आप 1 ईयर पे जाके सिंगल वर्ड्स बोलने लग जाता है बच्चा, मामा, बाबा, आजा, दे दे, इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स, अल्लाह वगैरह जो हम सिखा लेते हैं। फिर उसके बाद जो है बच्चा एज के साथ स्पीच में मैच्योर करता है। तो आपने ये देखना होता है कि कहाँ पे वो माइलस्टोन लूज़ कर रहा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़े सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, उनमें काफ़ी अवेयरनेस है, लोग 2 इयर्स तक बच्चे हमारे पास ले आते हैं। लेकिन कई जगहों कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत एज ज़्यादा हो जाती है और वो डिसऑर्डर, तोतलापन जिसे कहते हैं, वो मौजूद रहता है, या हकलाहट बहुत बढ़ जाती है, फिर उसको रिवर्स करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। जितनी जल्दी प्रॉब्लम को लेके जाएंगे, जितनी जल्दी उसको असेस कराएंगे और प्लान को फॉलो करेंगे, उतनी अच्छी इंटरवेंशन होती है। ओके, हकलाहट के बारे में लोग कहते हैं नहीं जी वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी, या वो कहते हैं नहीं वैसे तो ठीक बोलता है, कभी कभी हकलाता है। इन दिस केस क्या करना चाहिए? हकलाहट वक्त के साथ खुद से ठीक नहीं होती। रिसर्च सेज कि तकरीबन 12 साल की उम्र के बाद 75% ऑफ चिल्ड्रन दे डू कम आउट ऑफ स्टैमरिंग, बट कोई भी 25% हो सकता है। तो इसलिए आपको अर्ली इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि ऐसा ना हो कि आप उन 25% में डाइवर्ट हो जाएं, जबकि आप हों एक्चुअली 75% वाले, कि आप ठीक हो सकते हो। Okay. तो क्योंकि हकलाहट का ताल्लुक हमारी साइकी से है। जब आप हकलाते हैं आपको उसी तरह का रिएक्शन मिलता है अपनी एनवायरनमेंट में। जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं वो अगर थोड़ा सा ऐसे फ्राउन करके भी आपको देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हमसे कुछ गलती हुई है। इनफैक्ट आप खुद भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते जिस तरीके से आपको एक्सप्रेस करनी चाहिए अपनी फीलिंग्स को। सो उस पर्सपेक्टिव से तो जाहिर सी बात है वो, और उसकी भी सर्टेन रीजंस हैं आगे जिसको ट्रीट करने की जरूरत होती है। बेसिकली इट इज साइकोलॉजिकल, और ये एक बिहेवियर है जो डेवलप हो जाता है और स्ट्रेंथन होता चला जाता है, और फिर ये एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए इसका अर्ली इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इसमें ये भी होता है कि आपका माइंड बहुत तेज़ी से चीज़ों को प्रोसेस कर रहा होता है, इन्फॉर्मेशन को आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस करना चाहते हैं बहुत जल्दी में, एंड दैट्स व्हाई इट हैपेंस? वेल इट्स नॉट लाइक दैट। ये बेसिकली जो होते हैं ना छोटे बच्चे, जैसे 2 to 3 इयर्स या 2 to 5 इयर्स तक के बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस कर रहे होते हैं। Okay. एकदम उनको इंफॉर्मेशन बूस्ट मिलता है व्हेन दे स्टार्ट वॉकिंग। तो उस टाइम पे जब वो बोल रहे होते हैं दे डू रिपीट, क्योंकि न्यूरोमोटर अभी मैच्योरिटी नहीं होती स्पीच की, तो इस वजह से वो रिपीट करते हैं कुछ पार्ट ऑफ द वर्ड, जैसे मामा मामा मामा, पानी दे दें, लेकिन वो नॉन स्टिकी रेपिटेशन होती है। अगर हम वहीं से सही कर लेंगे, अगर माँ ये कहेगी ना, ओह ये कैसे बोल रहा है, ये ठीक नहीं बोल रहा, आराम से बोलो बेटा, टेक योर टाइम, तो ये जब कहना शुरू हो जाते हैं तो बेसिकली पेरेंट्स हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली वहाँ से स्टैमरिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो ये नहीं कहना, ये नहीं कहना आओ, क्योंकि उसके माइंड में रजिस्टर हो जाएगा। तो क्या कहना है? बस उसको सुनना है पूरा, ठीक है, गिव हिम टाइम टू कंप्लीट, और फिर उसको आपने स्लो एंड इजी वे में रिपीट करना है। हाँ, ये हमने सुना है कि आप उसी जुमले को बस बिल्कुल अनइंटेंशनली जैसे लगे आपने रिपीट किया, ताकि बच्चे के माइंड में भी वो चला जाए। वो प्रेशर मेरा ख्याल है जब बिल्ड होता है, क्योंकि डॉक्टर साहब मुझे याद है कि स्कूल टाइम पे ये होता था कि जिन अक्सर बच्चे हकलाते थे, नॉर्मली नहीं हकलाते थे, बट ये होता था कि एकदम से रीडिंग के लिए अगर कह दिया जाए कि ये पैराग्राफ पढ़े, जब वो रीडिंग करने लगते थे तो वो स्टैमरिंग करते थे, नॉर्मली वो ठीक होते थे। तो ये प्रेशर जो है वो भी बिल्ड होता है आपके माइंड के ऊपर। बेसिकली बिल्कुल ऐसे होता है कि जहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो वहाँ पे स्टैमर ज़्यादा हो जाता है अक्सर लोगों को। Okay. अच्छा, सक्सेस स्टोरीज अगर आप हमसे शेयर करना चाहें, कोई 1-2, वक्त हमारे पास क्योंकि मुख्तसर है, क्योंकि लोग अक्सर ये कहते हैं कि अब ये बच्चा है हमारा, ऐसा लेकर जाएंगे थेरेपी से क्या हो जाएगा, आज भी ये माइंडसेट मौजूद है। सो थोड़ा सा हमें बताइएगा ताकि लोग इनकरेज हों और लाएं थेरेपी के लिए। जी बिल्कुल, हमारे बहुत सारे केसेस ऐसे हैं स्टैमरिंग की, जैसे हम बात कर रहे हैं, जिनको हमने अर्ली इंटरवीन किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर आउट ऑफ इट। जैसे आर्टिकुलेशन डेफिसिट्स मैंने आपको बताया, तोतलापन अगर अर्ली एज में और कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है या कोई न्यूरोमोटर प्रॉब्लम नहीं है तो वो 100% रिकवर हो जाता है। मेल विद द फीमेल वॉइस अक्सर इशू होता है कि लड़के लड़कियों की आवाज़ में बोल रहे थे एडोलेसेंट एज के बाद या ड्यूरिंग एडोलेसेंस, तो वो पिच उनकी सेट हो जाती है, उनकी आवाज़ क्लियर की जा सकती है और इसमें 100% रिकवरी होती है। और इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे डिस्फेजिया केसेस, जैसे स्वॉलो के केसेस आते हैं कि ट्यूबल फीडिंग के साथ आ रहे हैं, उन्हें नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब भी लगी हुई है, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब भी लगी हुई है, तो हम उनको रिहैब करते हैं। मेरा एक केस था ये 2014 में, मर्डर अटेम्प्ट का केस था। बच्चे को, उसके 3 भाइयों को, आपको शायद स्टोरी पता हो, एबटाबाद की स्टोरी थी,
तो वहाँ पे 3 भाइयों को मर्डर करने की कोशिश की गई, तो जिसमें से एक बच गया और दोनों के थ्रोट कट इंजरीज थी तीनों की। तो उसमें उस बच्चे ने सरवाइव किया और वो इनिशियल ट्रीटमेंट पेम्स में डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन के साथ उन्होंने लिया और फिर उन्होंने हमारे पास रेफ़र किया बिकॉज उसको नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब भी थी और ट्रेकियोस्टमी ट्यूब भी, और ये था कि अब वो इसी पे डिपेंडेंट रहेगा कॉन्टीन्यूसली। बट वी डिड द थेरेपी फॉर 22 डेज़ और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब भी आउट हो गई और ट्रेकियोस्टमी ट्यूब भी। अल्हम्दुलिल्लाह क्या वो बिल्कुल 100% सही खा पी भी रहा है, बोल भी रहा है। ये तो बहुत एक्सट्रीम केस था प्रॉब्ली। जी अदरवाइज क्या ये भी बहुत नॉर्मल केस है कि आप निगला नहीं जाता आपसे? बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें स्पीच थेरेपिस्ट ही काम करते जी हैं? बिल्कुल। ऐसे हमारे पास स्ट्रोक केसेस आते हैं जिनकी कंप्लेंट होती है और रेफ़र होते हैं हमारे पास कि जिनसे निगला नहीं जा रहा होता कि उनको स्ट्रोक हुआ है। फालिज जिस एरिया में ब्रेन का होता है, जैसे हमारा एक मेडलरी एरिया है, उसका स्ट्रोक अगर आया है तो उसका सबसे ज़्यादा लंबा टाइम लगता है निगलने की ट्रेनिंग कराने में। उसके अलावा हमारे पास अगर कोई राइट हेमिस्फीयर स्ट्रोक के साथ है तो उसका एक स्पेसिफाइड एरिया है, स्पेसिफिक टाइम है, उसमें हमें थेरेपी देनी है तो उससे उनका निगलना रिस्टोर हो जाता है। और लिटरली जो लोग 2-2, 3-3, 4-4 महीने के बाद खाते हैं तो वो इतनी दुआएं देते हैं कि अब बहुत तकलीफ झेली होती है। हाँ जी। और जब स्ट्रोक की बात की, ये भी हमने बहुत कॉमन देखा है हमारे बुजुर्गों में स्पेशली, अदरवाइज भी किसी भी एज में ये तो हो सकता है कि स्ट्रोक के बाद स्पीच का चले जाना या डिलेड स्पीच या स्लो आप बोल रहे होते हैं। जी जी। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रिकवर? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ Right. द कॉज। ठीक है। जो उसकी टियोलॉजी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ों में रिकवरी नहीं हो सकती तो हमें उन्हें रिकमेंड, जैसे मोटर न्यूरॉन डिजीज़ के केसेस होते हैं उसमें हमें रिकमेंड करना पड़ता है कि आप ट्यूबल फीडिंग पे जाएं फॉर न्यूट्रिशनल एंड हाइड्रेशनल सर्वाइवल, अपनी सर्वाइवल के लिए रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। लेकिन अदरवाइज जो स्ट्रोक के पेशेंट के पर्सपेक्टिव से बुजुर्गों की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली रुझान नहीं है हमारा कि बुजुर्गों को स्ट्रोक के बाद अगर स्पीच थेरेपी की जरूरत हम लेकर जाएं, हम कहते हैं बस ठीक है, उम्र होगी है। और अक्सर यही होता है कि अब एजिंग की तरफ है तो यही होना है। हमने खुद देखा है ऐसे लोग घरों में रखे हुए होते हैं और उनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा होता। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन भी थेरेपीज प्रोवाइड करें फैमिलीज़ को ट्रेन करके, और कुछ लोग तो खुद अप्रोच करते हैं तो उनको हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसके अलावा हम स्ट्रोक के बाद जो स्पीच डिसऑर्डर, लैंग्वेज डिसऑर्डर आता है, उसके लिए हम कुछ ऐप्स भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज अभी भी हम देखते हैं प्राइवेट सेटअप में स्पेशली कि आपने अगर फॉर एग्जांपल वीक में 3 डेज बच्चे को या किसी को भी लेकर जाना है तो ज़ाहिर है साथ कोई ना कोई जाएगा, फिर अब आप देखिए पूरी फैमिली लाइफ भी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है कि एक को वो थेरेपी की रिक्वायरमेंट है, कोई ना कोई साथ जाएगा, कोई ना कोई छोड़ने जाएगा, कोई ना कोई पिक करने जाएगा, तो पूरा आपका टाइम उसमें लग जाता है। अच्छा, ऑनलाइन थेरेपी की तरफ इसलिए भी नहीं आ रहे होते लोग कि वो कहते हैं शायद वो उतनी इफेक्टिव नहीं है क्योंकि क्लिनिक में मौजूद नहीं है और शायद डॉक्टर उस तरह से कनेक्ट नहीं कर सके या फिर पेशेंट डॉक्टर के साथ उस तरह से कनेक्ट ना कर सके। होता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन मैंने ऑनलाइन थेरेपी के साथ दुबई तक, कश्मीर तक भी पेशेंट्स डील किए हैं। अभी भी आप जो कर रही हैं ऑनलाइन थेरेपी एज अ पर्सनल थेरेपिस्ट के तौर पे करेंगे या NIRM? इट ऑल डिपेंड्स। कभी हमारे पास NIRM में रेफ़र होता है, अगर हम नहीं कर पाते तो हम उनके साथ डायरेक्ट लाइजॉन में आ जाते हैं। और अगर कोई प्राइवेट क्लिनिक के थ्रू आता है तो फिर वो प्राइवेटली करते हैं। सो ऐसे में जो वॉक इन कोई भी आए आपके पास NIRM में और कहे जी असेसमेंट एंड देन थेरेपी, सो पूरा एक स्मूथ प्रोसेस है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई टाइमिंग्स अगर आप शेयर करना चाहें कि अच्छा इस दिन इतने से इतने बजे OPD होती है, उसमें हम रजिस्टर कर लेते हैं और फिर हमारा शेड्यूल सामने आ जाता है कि इस दिन इतने बजे आपने थेरेपी के लिए आना है? हमारी OPD डेली होती है। और 2 दिन हमारे स्पेसिफाइड है जिसमें हम फॉलोअप्स पेशेंट्स रखते हैं। उसके अलावा हम लोग ट्रेनिंग भी कर रहे हैं स्पीच थेरेपिस्ट की, और पूरे पाकिस्तान में हमारे स्पीच थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दे आर वेरी स्किल्ड और दे आर वेरी लर्नड, क्योंकि वहाँ पे सारे प्रोफेशनल्स जो हैं बहुत एक्सपीरियंसड हैं जो पढ़ाते हैं उनको, और पूरी टीम पढ़ाती है सारे स्पेशलिस्ट की। और उसके अलावा जो है 8 से 2 बजे का टाइम होता है हमारा। उसके बीच में आपको कोशिश करनी है कि 12 बजे तक आ जाएं, क्योंकि अगर हमें एक तो ये कि हमारी OPD स्लिप बनती है, और दूसरा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अगर रेफ़र करना पड़ रहा है हमें तो उसके लिए हमें इट टेक्स टाइम। हाँ जी। अच्छा साहब, एक मामला और भी है ना कि प्राइवेट सेटअप एंड गवर्नमेंट सेटअप, वो राय होती है हमारी कि अच्छा पैसे लग रहे हैं कहीं पे तो वो ठीक होगा, गवर्नमेंट सेटअप है तो पता नहीं थेरेपिस्ट होगा नहीं होगा, तो आपकी क्या राय है, क्योंकि आप तो खुद सेटअप के साथ कई सालों से हैं मुंसलिक? जी जी बिल्कुल।
ये राय ज़रूर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा ईमानदारी और दिल और दिमाग से काम करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, अल्लाह का शुक्र है। और पैसा प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत एक्सपेंसिव है, स्पीच थेरेपी या कोई भी रिहेबिलिटेटिव ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन हमारे NIRM में सब लोग अच्छा, आपको स्मूथ एक तो सिस्टम है, OPD स्लिप बनवानी है आपने, पेशेंट को चेक कराने हैं अपने डिपार्टमेंट में, उसके बाद वो खुद ब खुद हम रेफ़र कर देते हैं। ओके, बट इन्फ्लक्स फॉर श्योर ज़्यादा होगा। इन्फ्लक्स पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से हमारे पास स्पेस की और टाइम की वजह से थोड़ा सा मैनेजमेंट डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को खुद भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, पेशेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है। और बाकी ये कि जहाँ तक मेहनत करने का ताल्लुक है, तो हम सब लोग ऐसे शोबे में हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी उसको इतनी डिफ़िकल्ट कंडीशन में किसी भी पेरेंट्स को या किसी भी पर्सन को देखने के बाद कोई उसके साथ काम ना करे। और फिर जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो इसी वजह से कि मेहनत हुई है उन पे। एग्जैक्टली, और इसमें हम अपने डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा इस वक्त वी आर सो थैंकफुल टू देम, बिकॉज वाकई हम देख रहे होते हैं अक्सर के पब्लिक सेटअप में रश ज़्यादा होता है और वो जिम्मेदारी होती है, वो नेचुरली लोग आएंगे उस तरफ, बिकॉज हर कोई प्राइवेट इलाज नहीं अफोर्ड कर पा रहा। और उसमें भी सभी डॉक्टर्स के साथ साथ मैं ज़रूर कहूँगा कि बिलखुसूस अगर हम थेरेपिस्ट की बात करें ना, यहाँ पे देखें बहुत पेशेंट्स का काम है। ऐसे लोगों के साथ काम करना, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, इट टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस। और माशाल्लाह जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे होते हैं, जो डॉक्टर साहब ने आगाज़ में भी कहा ना कि किसी पे डिपेंडेंट होने के बजाय आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आप करामत शहरी होते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए वाकई बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट थेरेपिस्ट की तो है, पर यहाँ में ज़रूर एक्नॉलेज करना है उनकी फैमिली को भी, जो इसको अंडरस्टैंड करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, चूँकि ओनली थेरेपिस्ट कांट डू दैट। वो पूरा एक सिस्टम डेवलप हो जाता है आपके आसपास, आपकी फैमिली, आपके आसपास के लोग पे मिलकर उसको हम लेकर चल रहे होते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और हम किसी दिन बल्कि और भी कुछ मौज़ूआत पे बात करेंगे जो कि NIRM के अंदर उन्होंने और डिपार्टमेंट्स की बात की, अदरवाइज़ भी हम कुछ कंडीशंस की बात भी कर रहे होते हैं कि चाहे ऑटिज़म या डाउन सिंड्रोम या और बहुत से कंडीशंस के उसमें अर्ली इंटरवेंशन कितनी इंपॉर्टेंट है और उसमें किस तरह से थेरेपी का काम होता है, कितनी उसकी सक्सेस स्टोरीज हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। बल्कि हम कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे किसी दिन ऐसा कुछ सक्सेस स्टोरी साथ भी लेकर आए हमारे साथ, हम उनसे बात करें, डॉक्टर साहब बता भी पाएंगे चाहे पहले कितना फ़र्क था और अब कितना फ़र्क है, जस्ट टू लेट यू नो कि थेरेपी इज़ इंपॉर्टेंट इफ़ यू नीड इट। हम लेंगे ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब हमारे सेट को लग चुके हैं जी 4 चांद, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम आज हमारे दरमियान मौजूद है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज़बरदस्त इन्होंने फिल्में दी, और अगर ये कहा जाए कि 150 से ज़ायद फिल्म्स पे इन्होंने काम किया है तो गलत नहीं होगा। 1971 में फिल्म आंसू से इन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज़ किया और उसके बाद जनाब शुएब सुपर हिट फिल्म्स इन्होंने पाकिस्तान को दी। एब्सोल्युटली। आप अच्छा देखें, कुछ अदाकार ऐसे, कुछ नहीं ज़्यादातर अदाकार ऐसे होते हैं कि देखें मूवी का एक प्रोसेस होता है, उसमें वो कास्ट हो रहे होते हैं, बट ही इज़ वन ऑफ दोज आर्टिस्ट, मैं कहूँगा कि इंटरनेशनल लेवल पे भी, कि जिनको देखते हुए, जिनको समझते हुए, जिनकी पर्सनालिटी को, जिनकी ज़िंदगी को समझते हुए उन पे भी मूवी बनी हुई है। यानी उन पे मूवी से मुराद ये कि एक मूवी ऐसी है प्यासा जो कि उनको डेडिकेट कर दी गई कि इसलिए मूवी बनने जो कि आपके लिए बनानी है। तो वो कहानी भी आज आपके सामने दोबारा रखेंगे, कुछ शोज़ पे उन्होंने इस पर बात की है, आज भी हम इससे मुतालिक बात करेंगे। वी हैव विद अस वंडरफुल, टैलेंटेड, उनकी आंखों में जो एक चमक है और उनकी आंखों में जो एक कहना चाहिए ना, उससे जो कन्वे करते हैं बहुत सी बातें, दैट्स अमेजिंग। हम बात करें शाहिद साहब की, आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आप कराते हैं मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके आने का शुक्रिया। कितनी बार ऐसा हुआ कि किसी ने आपको कहा कि आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं? बहुत सारी हीरोइनों ने कहा मुझे, बहुत सारे लोगों ने कहा, और आपने तारुफ भी मेरा ऐसे ही कराया। आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू। अल्लाह आपको सलामत रखे सर, बहुत शुक्रिया। चूँकि ज़ाहिर है इतना तवील अरसा आपने फिल्म इंडस्ट्री के साथ काम भी किया, पर पहले वह सवाल ये कि आजकल क्या मसरूफियात हैं, क्या चल रहा है? आजकल मैंने एक फ़िल्म की है घायल के नाम से। ओके, घायल। तो इंशाल्लाह वो रिलीज़ होगी। और एक मैं सीरियल कर रहा हूँ जिसकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर संगीता है, ओके, बुल्ले शाह के साथ। ओके।
तो होपफुली इट विल बी रिलीजिंग नेक्स्ट ईयर। सीरियल है, इट्स अबाउट 25 एपिसोड, तो थोड़ा सा लेट है वो, लेकिन इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। जी जी। तो चने स्क्रीन पे वैसे ही लोग देख के खुश होते हैं, और जाहिर सी बात है वैसे लेजेंड्स जिन्होंने इंडस्ट्री को बनाने में अपना बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया हो, तो ऑब्वियसली उनकी जानदार अदाकारी भी जब देख रहे होते हैं तो लोग उससे बड़ा महसूस भी हो रहे होते हैं। सर, एक आपकी नज़र में एक अच्छा एक्टर, उसकी डेफिनेशन क्या है? कौन है एक अच्छा एक्टर? आई थिंक एक अच्छा आर्टिस्ट वो होता है जिसमें कॉन्फिडेंस बड़ा हो। बेसिक थिंग जो है वो टू बी एक अच्छा कॉन्फिडेंस हो उसमें, और वो क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट है नहीं, इंस्टीट्यूशन तो कोई है नहीं, ख़ास तौर पे जैसे और मुल्कों के अंदर हैं। तो हमारे यहाँ तो सिर्फ यही है कि आप टीवी से आ जाएं या इधर से आ जाएं, लेकिन सिंपली जो है वो आपको एक नेचुरल एक्टिंग करनी चाहिए। इफ़ एट ऑल यू आर इन फिल्म, तो यू शुड नो योर कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है, उस कैरेक्टर की चाल कैसी है, उसकी ढाल कैसी है, वो आपका समझना ये एक कुदरती है। एंड आई थिंक सो कि जो अच्छे आर्टिस्ट हैं वो तजर्बा करते हैं, कॉपी नहीं करते, यू नो। तो इंस्पायर हो सकते हैं आप किसी से भी, पसंद आ सकता है, किसका जी काम जी, अच्छा लग सकता है। जी जी, लेकिन उसमें यह है कि आपको यू शुड बी वेरी नेचुरल। जी। एक्टर हमेशा बाय बर्थ ही होता है? आई थिंक सो। बाय बर्थ फिर आदमी को मेहनत तो करनी पड़ती वो है, तो करनी पड़ती है, यू हैव टू, पॉलिश तो करना पड़ता है हाँ जी। अपने आप। स्टार्ट तो फिर ऐसे ही है ना बिल्कुल। कि आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में होते हैं, फिर जैसे जैसे आप काम करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। यस। लेकिन आर्टिस्ट जो है वो पहले शॉर्ट से ही आर्टिस्ट होता है, चाहे उसकी फिल्म फेल हो या ना हो। या ना हो। फिल्म आंसू और फिर फिल्म तहजीब, कितना फ़र्क है कि पहली फिल्म और फिर जब तहजीब आपने की, तो तहजीब के बाद से आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तहजीब के बाद आपकी जो इस करियर है ना उसका एक नया एज मिला। मेरी पहली फिल्म जो थी वो एक रात थी। ओके। इनफैक्ट ओके। तो वो एक रात तो बंद हो गई, तो आंसू मुझे मिल गई। ओके। ओके। तो जब आंसू मिली तो उस वक्त मैं ज़रा नेगेटिव रोल में था। ठीक है। मैं नदीम साहब का बड़ा भाई बना हुआ हूँ। सो मुझे वेरिएशन बड़ी मिल गई। यस। क्योंकि मैं आंसू में मैंने डेथ सीन किया था, तो तहजीब के अंदर मैं पागल बना हुआ था। सो फिर अमराव जन्नत आ गई, उसमें मैं नवाब बना हुआ था। तो मेरी जो बेस्ट फिल्म, जैसे आपने कहा प्यासा, वो मेरी ज़िंदगी के बहुत नज़दीक है। यस। तो इट वाज वन ऑफ माय बेस्ट फिल्म। अच्छा सर, आपको कितना वक्त लगा अपनी जगह बनाने में इंडस्ट्री में? बिकॉज ऑब्वियसली अब तो मनवाने में वक्त लगता है, उसके बाद तो लोग पीछे पीछे होते हैं, बट ऑब्वियसली जब रिकग्निशन नहीं मिली हुई होती है, थोड़ी सी अपनी स्ट्रगल्स के बारे में भी बताएं। मेरी स्ट्रगल बहुत कम है इनफैक्ट, लेकिन फिल्म रिलीज़ होने के बाद बहुत स्ट्रगल है। ये कैसे? चूँकि आपको पब्लिक जो है ना पहली फिल्म में एक्सक्यूज़ कर देती है, लेकिन उसके बाद आपको एक्सक्यूज़ नहीं फिर देती। अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाँ, होती फिर है। बहुत आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। सो मुझे शुरू में वैरायटी ऑफ रोल्स मिल गए, अच्छे डायरेक्टर्स मिल गए, लाइक हसन तारिक साहब, और मेरी जो पहली 10-11 फिल्में थी वो सुपर हिट हुई। ओके। लाइक आंसू, तहजीब, उमराव जनादा, अनमोल। ये तो आपको कहना चाहिए था जो मैं कह रहा हूँ आपसे। हम चाह रहे थे आपकी जुबानी भी हम सुने कुछ। तो फिर एक मेरी फिल्म, मैंने साथ ही फिर एक पंजाबी फिल्म भी कर दी। ओके। अच्छा। ठा के नाम से। ओके। उसमें गाना बड़ा मशहूर हुआ मेरा, पहली बारी अखियां ने तकिया, आहा। एहो जा तकिया के हाय मार सटिया।
आई मार्सेट या सो इन दैट रो फिर एक और मेरी फिल्म थी घराना, वो बड़ी सुपर हिट हुई, एंड सो फिर ऐसे हुआ। ऐसे सफ़र चलता रहा। जी, आपने कहा प्यासा बहुत दिल के करीब थी आपकी फिल्म। दैट वाज रियल टू माई लाइफ इन फैक्ट। जो मेरे उस्ताद थे हसन तारिक साहब, उन्होंने मेरे ख्याल में उस वक्त फील किया कि शायद ये किसी चीज़ का प्यासा है। तो अब आप ये पूछेंगे कि चीज़ का प्यासा था। हालांकि मैं जानता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपसे सुनना चाहूँगा, आपने उससे पहले अपनी वालदा को खोया था। जी, सो दैट वाज इन दैट मूवी, उसका जो बैकग्राउंड एक्चुअली था वो यही था। यही था। तो जो उसके साथ ही मेरी एक दूसरी फिल्म और आई, मतलब देदार के नाम से, वो भी हसन तारिक साहब की थी। वो दिन ठीक नहीं गई, लेकिन मेरी जहाँ तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक था, पीपल लाइक्ड इट। दैट्स नाइस। मैं फिर प्यासा पे आऊँगा और उस वक्त पे आऊँगा ज़रा हम सब अपने वालिदैन से बहुत कनेक्टेड होते हैं, बहुत मोहब्बत, रिश्ता ही ऐसा होता है। बट दैट्स हाउ दिस वर्ल्ड इज़ कि हम सब ने जाना है एक ना एक दिन। इन योर केस, जो जितना मैंने आपकी वीडियो क्लिप्स देखे कि आप कब्रिस्तान भी रोज़ जाते रहे, शूट के बाद भी जाते रहे, आपने बहुत ज़्यादा मिस किया, स्टिल यू मिस हर। वो जो टाइम था वालदा को खोने के फ़ौरन बाद का, वो जो टफ़ टाइम था एक आपके लिए, ज़ाहिर है आप एक खला आ जाता है आपकी ज़िंदगी में, आपने में कूप अप करने की क्या कोशिश की, किस तरह से कूप अप किया? क्योंकि ज़ाहिर है आपके बाकी मामला तो चल रहे होते हैं, आपकी फैमिली लाइफ होती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ होती है। आई थिंक मैंने वो जो मेरी फीलिंग्स थी, वो ज़्यादा मैंने कुछ फिल्म से मुझे ऐसे सीन्स मिले जहाँ आपने उसे एक्सप्रेस किया। मैंने वहाँ एक्सप्रेस किया उसको। ओके। लाइक घराना। यस। हाँ, यस। घराना के अंदर मैंने उसको बड़ा एक्सप्रेस एक्सप्रेस किया किया। कि सेम सिचुएशन आती है कि जैसे मैं स्कूल से आता हूँ, बिल्कुल। तो जैसे मैं एंटर होता हूँ तो बेड पे वो तो जी लेटी हुई है। यस। तो घराना के अंदर ऐसी था यही सीन था। कि मैं अपनी वालदा के लिए दवाई लेने जाता हूँ, एंटर होता हूँ तो शी डाइज। यस। ओके। सो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई जिसके अंदर मैंने अपने आप को एक्सप्रेस किया, और वो बहुत नेचुरल एक्सप्रेस हुआ, जाहिर है। ये तो आप बता सकते हैं। हाँ, वो या मैं- हमने वो वो scenes तभी देखे वो हैं। तभी क्योंकि आप बता रहे ना कि एक्टिंग जो है वो बड़ी नेचुरल होनी चाहिए। आई थिंक कि जितने अच्छे आर्टिस्ट हैं वो मतलब कोई 80% देते हैं, कोई 70% देते हैं, कुछ 30% देते हैं। तो जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं जैसे कि दिलीप कुमार साहब वगैरह हैं, वो तो उस्तादों में हैं, वो 90% देते हैं, वो 100% को नहीं देता। ओके। यस, द मैक्सिमम यू थिंक इज 80-90%। या मतलब 100% कोई सीन्स होते हैं ऐसे एवरेज, यू नो। तो उसमें आपका जो एक्सपीरियंस है आप गेन करते हैं। जैसे कि जब मैं पागल बना तो मैं 3-4 दिन पागल खाने गया, आप जाके ऑब्जर्व मैंने किया। उसको ऑब्जर्व किया कि कैसे मुझे करना है, कैसे करना है। सो आई थिंक ऑब्जर्वेशन बड़ी जरूरी है। Okay. और हर कैरेक्टर में ढलने के लिए ज़रूरी है। ऑफ कोर्स Yes. एवरी लाइन जो आप Yes. एक लाइन बोल रहे हैं, हर लाइन आपके लिए नहीं है। एवरी लाइन जो आर थ्रोइंग डाउन वो तो आपके लिए नहीं है। और एक तो नए उसको अंदाज से जाहिर है बोलनी अपने है। ऊपर तारी करना है और जी, उसके जी, बाद जी, आपने of course you परफॉर्म। have तो मेरा ख्याल है वो अब पहले के एक्टर अब के एक्टर्स में बड़ा फर्क भी है, बिकॉज ऑब्वियसली दौर भी बदल गया है और अब शायद ऑडियंस भी चेंज हो गई है सर। नहीं, दौर कभी नहीं बदला। आप अच्छी चीज देंगे तो लोग जरूर देखेंगे आपको। और हमारे यहाँ बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, जितने नए आर्टिस्ट अब आ रहे हैं या हैं अभी, दे आर डूइंग वेरी वेल। अभी जो नए आर्टिस्ट हैं उसमें से किसका काम बहुत ज़्यादा पसंद आता है आपको? शान इज वेरी गुड वो माशाल्लाह। भी अच्छे खासे पुराने हैं। नहीं नहीं नए इतने एक्टर्स। मतलब हमारे लिए तो भी वो नए और नए से मुराद ये है कि हिमायू सईद बहुत अच्छा काम कर रहा है और दूसरे माशाल्लाह बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन आपको एप्रिसिएशन जब मिलती है तो आप में कुछ क्वालिटी तो होती है ना, बिल्कुल। अदरवाइज तो आपको पता है लोग जो हैं फिर
क्या करते हैं आपके साथ। हाँ, और अब तो सर सोशल मीडिया का दौर भी है, जी, तो जी। अकाउंटेबिलिटी तो जी, अब जी। आपको कहीं और जाना नहीं पड़ता, आप तो हर कमेंट हर शख्स एक जी, क्रिटिक है, बिल्कुल। सो ऑब्वियसली उसको आपको लेकिन मैनेज हमारे करना होता है। ज़माने में तो अखबार वालों ने काफ़ी उछाला मैं उस ज़माने के अखबार कोई कंट्रोवर्सी बनी अच्छा। आपकी? जितनी मेरी बनी है किसी की भी नहीं बनी। ओके सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या बनी? देखें मेरी नज़र में मैं समझता हूँ कि एक आर्टिस्ट के लिए स्कैंडल होने बड़े ज़रूरी हैं। ज़रूरी है। ओके हॉलीवुड के अंदर, बॉलीवुड वगैरह में, इधर उधर, तो भाई उन्होंने अपने मैनेजर्स रखे हुए होते हैं कि हमारे स्कैंडल बनाएं आप, क्योंकि हमारे यहाँ के अजीब एक सिस्टम है हर चीज़ कि का। नेगेटिव मार्केटिंग। इतनी नेगेटिव है कि दे विल नॉट टॉक ऑन योर एक्टिंग। यस हालांकि डिस्कस आपको एक्टिंग आपकी स्ट्रेंथ डिस्कस होनी चाहिए, आपका काम डिस्कस होना चाहिए, अचीवमेंट्स डिस्कस होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट है। हमारे That's यहाँ very true. ऑपोजिट है। हमारे यहाँ कुछ और ही मसले मसाइल है। तो अब वो नहीं, कंट्रोवर्सी लेकिन होना नहीं चाहिए हाँ, ऐसा। of course. आपके साथ नहीं, हुआ होना वो एक ज़रूर गलत चाहिए, बात क्यों है। नहीं होना चाहिए? सर, कंट्रोवर्सी क्यों? नहीं, ज़रूर होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि भैया हम एक पब्लिक फिगर हैं। अच्छा, देखें ना, ये मेरा अपना व्यू है। ठीक जी, है, जी, बिल्कुल सही है, दिस इज माय व्यू सही है। कि भाई क्यों ना हो, स्कैंडल होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। नहीं, मुझे पता है क्यों नहीं होने चाहिए सो स्कैंडल। मुझे लगता है कि एक्टर है तो एक्टिंग पे बात होनी चाहिए, एक्टिंग से मुतल्लिक नेगेटिव एंड पॉजिटिव। लेकिन आपको नेगेटिव साइड पे लेके नहीं जानी चाहिए। देखें ना, आप जब काम कर रहे होते हैं तो अब अगर आप काम करते करते किसी रेस्टोरेंट में चले गए या चाय पीने चले गए, या अब आप उसको उछाल दें तो दैट इज बैड। दैट्स बैड। हाँ, ये एग्जैक्टली मेरा पॉइंट ये है कि पब्लिक फिगर मसलन जरूर सपोज होते हैं, अगर बट पर्सनल आप स्पेस को नहीं इन्वेट करना चाहिए। मसलन आप की बात कर रहा हूँ मैं कि यू आर जस्ट लाइक ए डॉटर टू मी, और आप अगर मेरे साथ कहीं रेस्टोरेंट में चली जाएं और वो आपको मेरा और आपका स्कैंडल बना दें, तो ये तो दिस इज नॉट गुड। Obviously, इस वन तरह शुड की नो, चीजें आप तो- अपनी सिस्टर के साथ जा रहे हैं तो उसके साथ भी आप वो गलत ये सोच सकते बड़े हैं। वाकई दुरुस्त आपने कहा कि कोलीग्स इवन दे आर जी, आउट जी, समवेयर और जी, खामखा कोई उनके बारे में कोई अपनी राय भी कायम कर कि ले। दो लोग साथ हैं हाँ। एंड ऑल दैट। कमिंग टू द कंट्रोवर्सी, वो आपने शेयर नहीं की अभी तक, वो थी क्या? किस बात को? जो सबसे आपका बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा सबसे हुई बड़ा थी? स्कैंडल आपका, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी आपकी क्या देखिए, बनी अब अगर तक? मेरे लिए तो हर दिन जो था ना कोई स्कैंडल बनता था, ओके विच वॉज नॉट करेक्ट। सही। उसमें 20% ठीक होगा, 80% गलत था। अच्छा, 20% ठीक भी थे? जी, 20% ठीक भी थे? ऑफ कोर्स। और Okay. होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? मुझे पता है ना। हाँ, इंसान है ना, गलतियां वन शुड होती बी हैं। वन नहीं, बात सुने, वन शुड बी वेरी फ्रैंक। सही बात है। भाई बात सुने, हम जब काम कर रहे होते हैं या लोगों के साथ हम कर रहे होते हैं काम, फीमेल के साथ या फीमेल हमारे साथ काम कर रही होती हैं, तो हम लव सीन नहीं कर रहे होते। वो तो देखें वो तो सीन की डिमांड है ना। नहीं, हाँ, तो पर्सनल लाइफ के अंदर अगर कोई स्कैंडल बन ही जाता है, जो कि बने हैं, Okay. इसमें क्या बुरी बात है? अच्छा, कोई एक ऐसा स्कैंडल जिसको आप क्लैरिफाई करना चाहें। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रही हूँ क्योंकि उस दौर में अगर स्कैंडल बनता था तो आप क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे होते थे, बिकॉज सोशल मीडिया का दौर नहीं था कि आप डायरेक्ट जो है वो ऑडियंस से ये बात तो मैं करें। बहुत आप दफा ऐसा कुछ होता है मैं तो बहुत दफा क्लैरिफाई कर चुका हूँ इस बात को, अच्छा, आपके शो में भी कर देता हूँ मैं। जी जी प्लीज। कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरे ऊपर लाई गई जो कि ठीक नहीं थी। सही। मिसाल के तौर पे सेट तोड़वा दिए, सेट ज़रूर टूटे लेकिन उसके पैसे भी दिए मैंने, शूटिंग पे नहीं पहुंचे, सही, नहीं पहुंचाऊंगा, ठीक है। लेकिन जितना उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। सेट क्यों तोड़े? मतलब मे भी कि मैं किसी और जगह मसरूफ़ होऊंगा, सही। मसलन डेट्स मेरी आपके साथ हैं और मैं शूटिंग कराची में कर रहा हूँ, ओके, तो कोई सेट ऐसा- लगा और फिर टूटा जी, जस्ट बिकॉज़ ऐसा यू वर नॉट भी हुआ। अवेलेबल। अच्छा, ओके ओके। और शूटिंग कैंसिल भी हुई होंगी। ठीक है। तो उस शूटिंग के अंदर ये है कि अगर कैंसिल हुई तो मैंने उसको ख़त्म भी किया है। ओके, इतनी फिल्में ऐसी थोड़ी हुई हैं सही बात है। जिसमें मेरा गैप भी है अबाउट 8-9 ईयर्स का। सही, वो एक मसला हो गया था, आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट इट। यस। तो आई वॉज आउट ऑफ द कंट्री। तो बाकी मैं तो व्हाट आई फील इज़ कि एक आर्टिस्ट के
एक फीमेल आर्टिस्ट के स्कैंडल बड़े ज़रूरी हैं। ओके बिल्कुल ठीक है, शायद सबकी राय है कि स्कैंडल बहुत जरूरी है, नेगेटिव पब्लिसिटी ये उनकी पर्सनल राय है, उनकी और राय है, obviously मेरी of अपनी course। राय है, हाँ, वो राय Exactly. उन्होंने क्लैरिटी से बताया उनकी अपनी राय है। शायद सब साथ लेके छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। और ये एक सवाल- बड़ा मजे का सवाल रखेंगे, और वो सवाल ये है कि इनकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन थी उस जमाने की जिनके साथ काम करना इनको बहुत अच्छा लगा, तो जानेंगे इस ब्रेक के बाद जी। Stay Stay with with us. us. वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। शाहिद साहब साथ मौजूद हैं, उनसे हम उनके करियर से मुतालिक भी बात करें, कुछ ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक भी गुफ्तगू हो रही है। और जो ब्रेक पर जाने से पहले सबीन ने कहा था कि सवाल रखेंगे उनके सामने कि सबसे ज़्यादा मज़ा किस अदाकारा के साथ काम करने में आया, तो इसी सवाल से इस डिस्कशन को करते हैं कंटिन्यू। यूँ तो बहुत से नाम जहन में आ रहे होंगे, लेकिन नाम एक लेना है। किस अदाकारा के साथ काम करके सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? मुझे ऐसा महसूस हो रहा कि आप लड़वाना चाह रहे हैं मुझे। नहीं नहीं, इस उम्र में सर हमने क्या किसी को लड़वाना है। मुझे फीलिंग ऐसी है नहीं, भाई, नहीं, मेरे लिए तो सारी फीमेल आर्टिस्ट एक जैसी थी, ओके अच्छा। लेकिन सब में एक नजर आती थी। आप नहीं, वो सीन तो डिफरेंट होते थे, फिल्म भी डिफरेंट होती थी। अच्छा, एक एक्ट्रेस जिनके साथ आपको सबसे अच्छा लगता है काम करके, उनका प्रोफेशनलिज्म हो सकता है, एक्टिंग स्किल्स हो सकती हैं, ऑब्वियसली दोनों एक्टर्स की केमिस्ट्री होती मैं- है, वो इम्पोर्टेंट होती है। रानी बेगम थी मेरे साथ, संगीता बेगम थी मेरे साथ, मुमताज़ बेगम थी मेरे साथ, शबनम बेगम थी मेरे साथ, और आसिया थी मेरे साथ, और तकरीबन जितनी भी थी उस वक्त, सब माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कोई ऐसी अदाकारा उस वक्त जिनके साथ काम ना करना चाहते हो, अवॉइड करते हो ड्यू टू एनी रीजन? नहीं, ऐसा तो कोई ऐसा कोई नहीं था? ऐसा कोई नहीं था। कोई ऐसा अदाकार भी नहीं था, साथी अदाकार भी होता है No, no, sometimes, no, नहीं? no, no. अच्छी सबसे प्रोफेशनल Everything, ताल्लुक जी, था जी, सबके कोई साथ। नहीं, ऐसी बात प्रोफेशनल ताल्लुक को पर्सनल जिंदगी में कितना इनकॉर्पोरेट किया आपने? नॉर्मली कुछ लोग होते हैं प्रोफेशनल ताल्लुक से प्रोफेशनल ताल्लुक रखते हैं, कुछ लोग होते हैं उसमें आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होती है, आपकी दोस्तें भी होती हैं, समहाउ आप बहुत ज़्यादा करीब भी आ जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा जो अंडरस्टैंडिंग थी फिल्म इंडस्ट्री में, वो फीमेल सबसे थी, लेकिन सही में जो थे मेरे साथ और जिनके साथ मैं अपना उस्ताद भी मानता हूँ, अपना दोस्त भी मानता हूँ, और से एवरीथिंग, यू नो, वो हसन तारिक साहब ही थे। ओके, Yes. दैट्स ग्रेट। आई वॉज नेवर प्रोफेशनल विद हिम। वैसे तो किसी के साथ नहीं था मैं, लेकिन ये था कि उनके साथ मेरी बड़ी ज़्यादा बड़ी मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत थी मेरी उनके साथ। सही। अच्छा, आपके बच्चों में कामरान साहब तो ज़रा ही इज़ अ वेरी फेमस एंकर, एक्टिंग में कोई नहीं गया? जी, एक्टिंग में कोई नहीं गया। शौक नहीं था उनका या आपकी तरफ से था कि? नहीं, मेरी तरफ से कुछ नहीं था। नो नो। ओके, इंटरेस्ट ही नहीं था बच्चों का। उनका मेरा मतलब उस वक्त इंडस्ट्री का भी डाउनफॉल हो चुका था, और फिर एजुकेशन कर रहे थे वो, सही। बाहर एजुकेशन कर रहे थे लंदन वगैरह में, तो उस वक्त तक हमारी उर्दू फिल्में तो ख़त्म ही हो चुकी थी, तो अदरवाइज मैंने कभी स्टॉप नहीं किया उनको। अच्छा, मतलब अपनी मर्जी से ना। अच्छा सर, ये जो डाउनफॉल की आपने बात की, अब जाहिर है आपने उरूज देखा है इस इंडस्ट्री का, एंड देन फिर आपने जवाल देखा है इस इंडस्ट्री का, और अभी तक इसकी बहाली में बहुत सारे लोग किरदार अदा कर भी रहे हैं, एंड बहुत अच्छा काम अब होना शुरू हो गया है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है उसके डाउनफॉल की वजह आपको क्या लगती है? उसकी जो वजह है वो तो एक तो कभी हमारी गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट नहीं किया। हर गवर्नमेंट जो है एज ए इंडस्ट्री हमें रिकॉग्नाइज आज तक नहीं कभी किया। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि उर्दू फिल्मों को जो डाउनफॉल हुआ वो ये हुआ कि पहले तो हमारा मुल्क मतलब 71 के बाद एक साइड पे हो गया। फिर हमारी उर्दू फिल्में ज़्यादातर कराची में चलती थी। फिर
एक ज़माना ऐसा आया कि कराची के अंदर बड़ा यू कैन अंडरस्टैंड कि पोलिटिकली वहाँ पे हालात बड़े ख़राब हो गए, तो एक ये फिर वजह वजह होगी। बनी। फिर दूसरी वजह ये होगी कि हमारे यहाँ जैसे पहले डायरेक्टर्स थे या राइटर्स थे वो ख़त्म होते जा रहे थे। सही। फिर आप एक चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो नेचुरली प्रोड्यूसर चाहता है कि मुझे उसका रिवॉर्ड भी मिले। तो अब उर्दू फिल्म हमारी चल ही नहीं रही थी, तो फिर नेचुरली पंजाबी फिल्म शुरू होगी। उसके अंदर राइस साहब वगैरह, मुस्तफ़ा साहब वगैरह, ये तो चूँकि पंजाब के 480 स्टेशंस थे उस पर चलती ऑडियंस बड़ी थी। ऑडियंस बड़ी थी, तो दिस वाज द बिगेस्ट रीज़न सही। जी। लेकिन आजकल भी जो फिल्में अगर अच्छी फिल्म बनाएंगे तो ज़रूर चलेगी। ठीक है। अच्छा सर, ऐसे में कुछ इंटरव्यूज़ हमने देखे हैं जहाँ पर सीनियर आर्टिस्ट जो हैं वो किसी एक एक्टर को ब्लेम कर रहे होते हैं कि ये फलाना एक्टर उसने काम करना कम किया, बंद किया क्योंकि लोग उस वक्त देख रहे थे, तो ये भी डाउनफॉल की वजह बनी। क्योंकि कोई एक एक्टर, हम हर फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वहाँ पर एक एक्टर को देखने के लिए सिनेमा में लाइनें लगी होती हैं, और ऑब्वियसली वो एक्टर जब काम करना बंद कर देता है तो वहाँ पर रश कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बाकियों को जगह बनाने में भी बड़ा वक्त बनता है। ये एक पर्सपेक्टिव है जो रखा जाता है। आप कितना इससे एग्री करते हैं? मैं शान साहब के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, क्योंकि उन पर काफ़ी मरतबा ऐसा तनकीद हुई इस है। पर तनकीद की गई है, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ठीक है उन्होंने नहीं किया, उनकी मर्जी थी, उन्होंने नहीं किया, बाकी लोग आके कर लेते। आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस हवाले से? मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने काम नहीं किया, यू शुड नॉट ब्लेम हिम, क्योंकि उनको एक जैसे रोल मिल रहे थे। आर्टिस्ट का कसूर कभी नहीं होता। देखे ना, आप जैसा रोल देंगे वो वैसे करेगा। तो मे बी उन्होंने ये सोचा हो कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें वो हो रहा हूँ, मे बी इस वजह से हो। अदरवाइज ही इज़ अ वेरी फाइन आर्टिस्ट, ही इज। तो ऐसा मेरा ख्याल है नहीं है, ऐसा और लोगों शायद को शायद इसकी वजह ये भी है कि वो तनकीद वाला एलिमेंट अपनी जगह, हम अक्सर दूसरे को सुनते भी नहीं है कि रीज़न क्या थी। एग्जैक्टली। भाई तनकीद तो बड़ा ज़रूरी है, क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी Why चाहिए। not? मतलब वी आर पब्लिक फिगर। उनको और अगर वो तारीफ कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो उनको ये हक है कि किसी बात पे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। कई हमारी फिल्में ऐसे जो नहीं चली। यस। मैंने एक फिल्म में 5 रोल करे हुए हैं, वो फिल्म नहीं चली, उसमें एक कैरेक्टर चल गया, 3 कैरेक्टर नहीं चले। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, तो ये भी बर्दाश्त करना चाहिए ना। ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने रेस किया, बिकॉज अभी हम ये देखते हैं कि अगर किसी पे तनकीद करो या किसी के काम पे भी तनकीद करो तो थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है वहाँ से। हालांकि वही आपकी ऑडियंस है, वो आपको पसंद भी करते हैं, उन्होंने आपको बनाया भी है और उन्होंने आपको अप्रिशिएट भी किया है। अगर कोई काम पसंद नहीं आया, हाँ, देयर इज़ ऑलवेज अ डिसेंट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग थिंग्स, हम हमेशा बात कर रहे होते हैं। बट अगर किसी ने क्रिटिसाइज किया तो आपने बड़ा अच्छा कहा कि लेट देम डू इट। जी, वो तो होगा, बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। सर, इंडस्ट्री में एंट्री, बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है, वो समझते हैं कि हम बड़े अच्छे अदाकार हैं या बन सकते हैं, या हमें एक मौका मिले तो वी कैन डू समथिंग वेरी गुड। मौका नहीं उनको मिल रहा तो वो फिर क्रिटिसाइज़ करते, नहीं जी वो फलाने का तो ना वो रिश्तेदार था, तो उसका तो ये चक्कर था, वो इसलिए इस तरह से आ गया। बिकॉज हम किसी की भी सक्सेस को नापते हुए उसे क्रिटिसाइज़ कर देते हैं कि नहीं नहीं वो उस वजह से आ गया था, उसकी मेहनत को नहीं देखते, उसके टैलेंट को नहीं देखते हैं, अंडरमाइन करते हैं। इस बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, ये सारा पब्लिक पे डिपेंड कर रहा होता है। मसलन अगर आपको मैं हीरो लूँ, अब ये आपकी लक भी तो है ना, लक भी है कि आपको एक्सेप्ट कर दें कि नहीं करते। आपने बेहतरीन एक्टिंग की होगी, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन ऑडियंस ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। इसमें तो फिर किस्मत की बात है ना। इसमें किसी का मसलन, अब मैं किसी का नाम तो लेना नहीं चाहता। नहीं सर, लेना नाम, इसमें क्या मसला है? नहीं, मसला तो है ना, मेरे लिए मसला है थोड़ा सा। मतलब कई ऐसे आर्टिस्ट चलिए, मैं इस सवाल को यूँ रखता हूँ, ऐसा कोई आर्टिस्ट आपके माइंड में आ रहा है जो आपको लगता है कि वो खूबसूरत भी बहुत है, अच्छी पर्सनालिटी भी है, मेहनत भी करता है, लेकिन उसको वो मकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था? मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। नहीं, ये तो मैंने बड़ा डिसेंट सवाल किया है। नहीं, कोई एक आपको लगता है कि अंडररेटेड है? अंडररेटेड, हाँ। नहीं, मैं इसके ऊपर इसलिए नहीं कि जहाँ तक मेरा ताल्लुक है
मुझे तो सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे लगते ठीक हैं है। और अच्छा काम भी किया है। बिल्कुल सही है। देखिए मेरी बात सुने, जब एक आर्टिस्ट आता है या उसने काम किया है, उसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप डिस्क्रेडिट जो करते हैं वो इसलिए कर देते हैं डिस्क्रेडिट कि उसकी बेचारे की फिल्म फेल हो गई। अब उसके सामने जो फिल्म लगी वो हिट हुई भी है, वही आर्टिस्ट वहीं काम कर रहा होता है, वो वहीं आर्टिस्ट वो दूसरा काम Very कर रहा true. होता है। तो आर्टिस्ट अपनी तरफ से अपना आउटपुट बेहतरीन देते हैं। सही बात है। मैं आपको बता चुका हूँ ना कि कई 20% दे देते और कोई हैं, 80% कई 90% भी देते हैं। वेरी ट्रू। तो मेरी नज़र में तो ऐसा कोई अभी तक आर्टिस्ट ऐसा नहीं आया सही। कि जिन्होंने काम किया हो। अब वो चलना ना चलना तो ये उनकी किस्मत भी है। चले कुछ नाम हम लेते हैं और उनसे मुतालिक हम आपसे राय लेते हैं। जैसे संगीता साहिबा से मुतालिक आप राय दीजिए हमें। प्रोफेशनली कितनी साउंड है वो? संगीता में अभी भी आप काम कर रहे हैं उनके साथ किसी ड्रामे में बिल्कुल। प्रॉब्ली? शी इज़ वेरी टैलेंटेड, शी इज़ अ वेरी वेरी गुड डायरेक्टर। शी नोज लफ्ज़ नहीं होती, वो उनको पता है। ओके। और अच्छा डायरेक्टर वही है जिसको पता हो कि इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। अगर इस वक्त हमारे मुल्क में सैड हालात हैं, हाँ। नॉट पोलिटिकली, अदरवाइज कोई वजह भी हो बात सकती है। कर रहा फ्लड्स हूं, भी आए थे तो बहुत अच्छी कॉमेडी फिल्म आनी चाहिए ताकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट। टाइमिंग इम्पोर्टेंट है ताकि पब्लिक रिलैक्स हो, कि बजाय घर से भी रोते हुए फिल्म में भी आकर रो रहे हो। तो आई डोंट थिंक सो। ओके। सही। नहीं वैसे फिल्म में रो रहे हो तो वो थोड़ा रिलेटेबल भी हो जाते हैं। लोग कहते हैं हमें कम से कम वैलिडेशन तो मिल वेंट आउट हो गया है। वेंट आउट हो गया। हाँ, मेरा ख्याल है इस वक्त जो फिल्म बननी चाहिए, हाँ। व्हाट आई फील इज वो उसमें मैसेज भी हो लेकिन रिलैक्सेशन हो। एग्जैक्टली एंटरटेनमेंट होनी entertainment चाहिए। जरा हो। लोग ये ढूंढ भी रहे आगे होते बेचारे जो लोग इतने घरों में बैठे हुए हैं इधर उधर थोड़ा सा रिलैक्स हाँ हो। वो ये राय होती है कि भाई हम सिनेमा जा रहे हैं या मूवी देख रहे हैं तो वो हम ज़ाहिर एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव और से अब जाहिर है देख रहे होते सैड एंडिंग हो जाती है उस फिल्म की अगर तो वो जाहिर है लोग भी जी, उदास जी, होके जी, ऐसा सिनेमा ही से है। बाहर खुशी खुशी नहीं निकल रहे होते हैं। ना। वेरी ट्रू। अच्छा सर, बाबरा शरीफ साहिबा प्रोफेशनली पर्सनली उनकी पर्सनालिटी को आप किस तरह देखते हैं? उनकी पर्सनल लाइफ का तो मुझे नहीं पता ओके। अब लेकिन शी इज़ ए वेरी गुड आर्टिस्ट। मतलब पाकिस्तान हैज़ एवर प्रोड्यूस जितना अच्छा काम उन्होंने किया है, और वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। एंड अब वो काम नहीं करती, बट जितना भी उन्होंने काम किया है वो बहुत अच्छा किया उन्होंने। दैट्स ग्रेट। प्रोफेशनली काम करते हुए जो आपने अप्स एंड डाउन्स देखे इस इंडस्ट्री के, आपने बीच में एक ब्रेक भी ली फॉर द ऑब्वियस रीजन, आप मुल्क से बाहर चले गए थे। व्हाट वाज द टफेस्ट पीरियड फॉर यू? दैट द सेम वन जिसमें आप मुल्क से बाहर गए थे? हाँ जी, उस वक्त जब मैं गया हूँ 86-87 में, तो उस वक्त आई हैड अबाउट 40-35 मूवीज़। दैट वाज द टफेस्ट टाइम जब व्हेन आई लेफ्ट पाकिस्तान। ओके। सर आजकल पिछले एक साल से बिल्कुल हम ये देख रहे हैं कुछ क्लिप्स सामने आते हैं पुराने मूवीज़ के, पुराने गानों की, जी। और उस पर मीम्स बन रही होती हैं कि आज कल के बच्चे कहते हैं कि हमें हमारे वालिदैन कहते थे कि हमारे वक्त के गाने बहुत अच्छे होते थे। जी जी। और फिर जब वो गाना दिखाते हैं आगे उसके बोल ऐसे होते हैं, हम कहते हैं मतलब ये क्या बोल थे। जी। लेट्स बी ऑनेस्ट, तो आप किस में राय क्या है? और कुछ गानों की हम बात कुछ गानों की बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली of course, हमारी of course. जो इंडस्ट्री है हाँ। उसने तो Yes. बड़ा यू नो रूल अच्छा, देखा ये है। जो आप लोग समझते हैं ना कि ये वल्गर है या ये है, मे बी समटाइम्स सिचुएशन ऐसी हो। ओके। ओके, यू गॉट द पॉइंट। द पीपल शुड नो इट। भाई लोगों को पता होना चाहिए, एक सिचुएशन है। ठीक है। मतलब एक रेस सीन होगी, जो मेरी पहली फिल्म थी आंसू, उसमें एक सिचुएशन बिगनिंग भी ऐसी आ जाती है, तो वो अगर आप काट दें उसको तो फिल्म तो बेकार होगी हमारी। अच्छा सर, पसंदीदा गाना आपका कौन सा अपने मेरे जमाने तो का बड़े गाने जो लगा गुनगुना है। भी नहीं सकेंगे। कोई एक गाना जो कि आप आज भी गुनगुनाते हो, आपको अच्छा लगता हो? मेरे तो बड़े गाने हैं। कोई एक रफ्ता रफ्ता वो मेरी तो जरा हंसी का गुनगुना दे समा थोड़ा हो गया। बहुत। अब ये जरा आपने ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। नहीं fair है। आप इतने लोग आपको देख रहे हैं, आप हाँ। कितने फैन हैं, तो Yes. वी रियली वांट के आप थोड़ा सा गुनगुना दें। मुझे पंजाबी गाना बहुत पसंद है अपना। Which one?
पहली बारी अखियां ने तकिया। तो ये हो जाए, सुना let's दें। do it। पहली बारी अखियां ने तकिया एहो जिया तकिया के हाय मार सट्टे हाय मार सट्टिया, वो क्या हाय के ऊपर जरा है। हाय हाय पे गाना है, जबरदस्त, क्या बात है। इसमें कोई शक नहीं। सर अभी हम ज़रूर ये पूछेंगे कि कोई ऐसा कैरेक्टर तुमने नहीं, बिकॉज यू हैव डन सो मेनी कैरेक्टर्स माशाल्लाह, स्टिल बिकॉज यू नो आपने तो का दौर नहीं बदलता, लेकिन हम देखते हैं कि नए नए आइडियाज़ पे काम हो रहा होता है, नए नए प्लॉट्स पे काम हो रहा होता है, कुछ माइंड में आ रहा हो कि मैं अब ये करना चाहता हूँ, दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर एट दिस पॉइंट ऑफ माई लाइफ, व्हाट इज़ दैट पर्टिकुलर वन? Well, I have done almost. Yes, you have जी, done जी। almost all. लेकिन मैंने अभी एक रोल किया है एक क्रिश्चियन का। अच्छा, आई डोंट नो कि मूवी के साथ क्या होगा, मूवी तो लेट है हमारी बहुत, तो आई होप यू विल लाइक इट। मेरी वो भी ज़िंदगी का एक अच्छा रोल होगा, ओके, और जो मैं कर रहा हूँ बुल्ले शाह के अंदर, वो भी इंशाल्लाह ताला। ये पिछली जो मूवी की बात की, घायल की बात कर रहे हैं आप? घायल जो आनी है मेरी, घायल जो आनी है उसकी जी, बात कर रहे हैं आप, ऑलराइट, और वो जी। अगले साल आएगी। जी इंशाल्लाह। ऑफ कोर्स अब तो टाइम भी कम है, अब तो 2 महीने रह गए साल के खत्म होने में। नहीं, वो इट्स Complete complete almost। जी कंप्लीट है वो। ओके तो वो सर लेट हो गई थोड़ी सी। ओके, फिर वो जो उनके डायरेक्टर थे वो हसन असगरी साहब, उनकी भी बेचारों की डेथ होगी, इसलिए और लेट होगी थोड़ी ओके, इस वजह से लेट हुई है। चलिए सर, आप लुकिंग फॉरवर्ड कि एक मज़ेदार रोल, हम बहुत अच्छा रोल मजीद आपको स्क्रीन पे बहुत अच्छे और किरदारों के साथ हम जरूर एब्सोल्युटली, देखें। लेकिन मैं जरूर चाह रहा था कि आखिर में एक मैसेज भी हम आपसे लें अपने सुनने वालों के लिए। होता है ना, हर शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी में प्रोफेशनली पर्सनली जो आपने एक्सपीरियंस किया होता है, उससे बहुत कुछ आपने सीखा होता है, आप चाहते हैं कि आप अगले तक पहुँचाएँ हुआ, तो व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो आप चाहते हैं कि आप पहुँचाएँ? मेरा जो मैसेज है वो ये है कि इंसान को और इंसान के अंदर अपने मुल्क की इज़्ज़त और प्रायोरिटी के ऊपर जो अपनी आपकी ज़िंदगी का मकसद है, वो ये होना चाहिए कि अपनी इज़्ज़त, अपने मुल्क की इज़्ज़त आप हमेशा प्रायोरिटी पर रखें। एब्सोल्युटली सर, वेरी वंडरफुली आर्टिकुलेटेड। अपनी इज्जत, अपने मुल्क की इज्जत, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना नहीं चाहिए। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स जो कि आपके आने वाले, कुछ बन चुके हैं लेकिन ऑन एयर अभी नहीं हुए हैं, रिलीज़ नहीं हुए हैं, तो लेट्स वेट। और उसके अलावा भी सर माशाल्लाह आप काम करें, स्टे स्ट्रॉन्ग सर, इसी तरह से मुस्कुराते रहें, और जिस तरह से हम मुस्कुराए ना, उनकी आंखें बहुत चमकती हैं माशाल्लाह। सलामत रखिए आपका, आपकी चमक को। नाज़रीन आपसे लेंगे इजाज़त, फीडबैक आज के शो से मुतालिक ज़रूर दीजिएगा, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।